ये आदमी उस चेतना जगत में पहुंच गया जहां सभी प्रजातियों ने हमला कर रखा था और उसे एक ऐसी पालतू सिस्टम मिल गई जो हर चीज को अपने वश में कर सकती है, यहाँ तक कि उसके घर का कछुआ भी डेवलप होकर श्वेनवू बन गया। इससे भी ज्यादा गुस्से वाली बात यह है कि उसकी बचपन की दोस्त श्याओ हुआ उसकी नौकरानी बनकर साथ रहती है। इसके बाद वो जिंदगी की बुलंदियों पर पहुंच गया और मेरे ड्रैगन देश की रक्षा करने लगा। समय आ गया 2024 की 20 मई का। उस वक्त रात के आसमान में कई बैंगनी धाराएं चटकने की आवाज कर रही थीं और जैसे जैसे आवाज तेज होती गई वहां का स्थान मानो फट सा गया। तभी एक गंभीर आवाज की गूंजी। झांगझोउ के ऊपर फिर से एक नया स्पेस दरार खुल गया है। तीसरी ब्रिगेड ने काउंटर अटैक शुरू किया। फिर देखते ही देखते अनगिनत योद्धा युद्ध क्षेत्र में कूद पड़े और विदेशी जानवरों से लड़ाई शुरू कर दी। उधर दूर एक बहुत बड़ा भेड़िया उस योद्धा को देख रहा था जिसे उसने अभी अभी मारा था और तिरस्कार से बोला, तुच्छ इंसान, अब भी अड़े हुए हो, तुम्हें मिटाना बस समय की बात है। ये बोलने वाला था गोल्ड स्तर का 6 कान वाले भेड़िया कबीले का भेड़िया राजा। उसकी बात खत्म होते ही वो पल भर में युद्ध क्षेत्र में घुस गया और बस अपने पंजों के कुछ वार से ही कई योद्धाओं की जान ले ली। इस गोल्ड स्तर के भेड़िया दल के लीडर को देखकर टुकड़ी का कप्तान घबरा गया। क्या ये सी ग्रेड ट्रांसमिशन पोर्टल है? उसके डर के मारे वो भेड़िया राजा उसके पास आ चुका था और हल्के से बोला, अब तुम्हें पता चल ही गया है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। लेकिन जैसे ही भेड़िया राजा एक और आदमी को मारने वाला था, अचानक एक बैंगनी रंग की आकृति वहां से गुजरी। फिर उस व्यक्ति ने बहुत शांत स्वर में टुकड़ी के लीडर से कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो, तुम लोग बाकियों को खत्म करो। जैसे ही सबने देखा कि वेन्यान सर आ गए हैं, सब समझ गए कि इस बार उनकी जान बच गई। नजारा बदलता है और टुकड़ी का लीडर मुख्यालय के ऑफिस में स्थिति की रिपोर्ट दे रहा है। रिपोर्ट है कि वेन्यान सर की मदद से हमने हमला करने वाली 6 कान वाली राक्षस भेड़िया सेना को सफलता पूर्वक हरा दिया। वेन्यान मुखिया ने भी सबकी तारीफ की कि सबने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसे इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि ये एक नई सी ग्रेड दरार है और ये पिछले 10 सालों में छठी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो झांगझोउ को कब तक बचा पाएंगे। ये सोचते हुए वो सीधा उठा और एक बड़ा फैसला किया। वो ये कि इस साल से 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी में स्पेशल एबिलिटी वालों के लिए कल्चरल एग्जाम माफ कर दी जाएगी और योद्धाओं के लिए कल्चरल अंकों की कटौती आदि कर दी जाएगी। पलक झपकते ही अगले दिन एक स्कूल में क्लास की छुट्टी की घंटी बज रही थी। एक क्लास में लाल बालों वाला अपने साथ बैठे दोस्त को समझा रहा था, तुम फिर से ध्यान क्यों नहीं दे रहे? अगर कल्चरल अंक कम होने की वजह से 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला तो कितना बुरा होगा। लेकिन साथ वाले ने बेपरवाही से कहा, तुम मुझे कहते हो, तुम भी तो कम नहीं देख रहे थे। काश मैं भी यानरान जैसी खूबसूरत लड़की के साथ बैठा होता। ये सुनकर वेनयान लाल बालों वाला भी कोई जवाब नहीं दे पाया, लेकिन वो सोच में पड़ गया कि आखिर सूबाई में ऐसा क्या खास है। उधर एक छात्रा अभी अभी 10,000 झर कला की बुनियाद की किताब ठीक कर रही थी। यही थी वो लिन यानरान जिसकी चर्चा अभी दोनों कर रहे थे। इस वक्त वो बहुत प्यार से सूबाई से पूछ रही थी, ग्रेजुएशन होने वाला है सूबाई, तुम साहित्य कॉलेज जाओगे या 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी में? लेकिन सूबाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, क्योंकि साहित्य कॉलेज के लिए उसके ग्रेड ठीक ठाक हैं और इस अराजक दुनिया में इंग्लिश और मैथ्स का क्या फायदा। लेकिन अगर 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसका परिवार अमीर नहीं है, इतने सारे जहर खरीदना मुमकिन नहीं और न ही उसमें कोई खास टैलेंट है। तुम ही बताओ मैं कहाँ जा सकता हूँ। लेकिन उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का आ रहा था कि ये तो चेतना जगत है, क्या यहाँ किसी को कोई अद्भुत भाग्य या टैलेंट वेकअप करने वाली सिस्टम नहीं मिलनी चाहिए थी। उसे तो शक होने लगा था कि कहीं मैं सच में टाइम ट्रेवल करके नहीं आया हूँ ना। लेकिन सूबाई इससे पहले कि और कुछ सोचता, लिन यानरान ने उसके कान के पास आकर धीरे से कहा, सूबाई तुम मेरे साथ साहित्य कॉलेज चलो, मेरे पास तुम्हें सीधे दाखिला दिलाने का एक तरीका है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके ये कहते ही सूबाई जोर से चिल्ला पड़ा, अरे बाप रे। ये देख लिन यानरान ने उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि सूबाई उसकी बात से नहीं बल्कि अपनी आंखों के सामने अचानक आए सिस्टम पैनल को देखकर चौंका था। प्रोफेशन वेकअप हुआ, पशुपालक। ये प्रोफेशन न सिर्फ हर जीवित चीज से करार कर सकता है बल्कि उन्हें अनलिमिटेड रूप से डेवलप भी कर सकता है। और पैनल ने सूबाई को इस दुनिया के लेवल के बारे में भी बता दिया जहां 10,000 झरों का अटैक हुआ था। ये लेवल थे साधारण, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड और फिर लिंगजू, किंग और गॉड लेवल। और हर लेवल के 3 भेद थे, शुरुआती, मिडिल और हाई। पैनल पर दिए गए अलग अलग गुणों को देखकर सूबाई ने सोचा ये चीज तो जैसे मांगने पर ही आ गई। लेकिन तभी लिन यानरान ने सूबाई को खोया हुआ सा खड़ा देखकर चिंता से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? इतना पसीना क्यों आ रहा है? ठीक तो हो ना? इसी घटना से सूबाई को यकीन हो गया कि ये पैनल और कोई नहीं देख सकता। फिर उसने जोश में आकर लिन यानरान का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं ठीक हूँ। ये देखकर क्लास के बाकी लड़कों की तो जैसे आंखें फटी की फटी रह गईं। सब चिल्ला रहे थे, अपना गंदा हाथ हटाओ, हमारी देवी को मत छुओ। अरे तुम देवी के साथ बैठकर भी संतुष्ट नहीं हो, कुछ तो सीधे हाथ उठाकर उसे मारने ही दौड़े। लेकिन तभी टीचर ने अचानक क्लास में आकर कहा, सब शांत हो जाओ, एक अच्छी खबर है। झांगझोउ के 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आया है। हमारे बैच से शुरू करके स्पेशल एबिलिटी वाले लोग कल्चरल एग्जाम के बिना सीधे झांगझोउ के 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स के पास शुरुआती योद्धा क्षमता है उनके लिए कल्चरल सब्जेक्ट के अंकों की कटौती आदि कर दी गई है। ये सुनते ही पूरी क्लास में हंगामा मच गया। सब हैरान थे कि ये तो बहुत बढ़िया बात है। मेरा तो पक्का 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, क्योंकि मेरे तो आधे अंक ही काफी हैं। अगर स्पेशल एबिलिटी होती तो और भी अच्छा होता। आधे अंक ही काफी हैं और स्पेशल
एबिलिटी चाहिए। मुझे लगता है तुम हवाई के लिए बना रहे हो। जाते जाते टीचर ने दरवाजे से सबको याद दिलाया कि जिनकी स्पेशल एबिलिटी वेकअप हो चुकी है या जिनके पास योद्धा बनने की बुनियाद है, वो मेरे ऑफिस में आकर अपना नाम रजिस्टर करा लें। इस वक्त सुबाई मन ही मन सोच रहा था कि कितनी अजीब बात है, मुझे अभी अभी पावर मिली है और मैं बिना एग्जाम के 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ। सुबाई को सोच में पड़ा देखकर लिन यानरान को लगा कि कहीं वो 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी में न जाने का सोच रहा हो। स्कूल से लौटते वक्त वो पुरानी बातें याद कर रहा था। मेरा नाम सुबाई है और मुझे इस दुनिया में आए 17 साल हो गए हैं। इस दुनिया में 1906 के 18 सितंबर को अचानक आसमान में एक बहुत बड़ी दरार आ गई थी। उस दरार से लगातार कई तरह के अजीब जानवर निकलने लगे। फिर हिंसक जानवरों ने चारों तरफ अटैक कर दिया। हर देश की आर्मी ने इन जानवरों से लड़ाई शुरू की और 3 महीने की मेहनत के बाद आसमानी दरार से निकले सारे अजीब जानवर मार डाले। लेकिन जब तक दरार मौजूद है, हर कुछ समय बाद नए जानवर निकलते रहेंगे। देशों की आर्मी ने मिलकर फैसला किया कि आसमानी दरार के अंदर ही एक मिलिट्री बेस बनाया जाएगा ताकि जानवरों को उनके निकलने की जगह पर ही रोका जा सके। इसी के साथ इंसानी नए युग की शुरुआत हुई। 1907 की 6 मार्च को आसमान में दूसरी दरार दिखाई दी। 1907 की 7 मई को तीसरी दरार आ गई। फिर चौथी, 5वीं और अगले 100 सालों में दरारों की तादाद और उनके सामने आने की रफ्तार बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि अब वो पूरी दुनिया में फैल चुकी है और हर दरार के पीछे रहने वाले जानवरों की जातियां भी अलग अलग हैं। इसीलिए साइंटिस्टों ने आसमानी दरारों के पीछे के युद्ध क्षेत्र को 10,000 जातियों का युद्ध क्षेत्र नाम दिया। लेकिन इसी के साथ धरती पर आध्यात्मिक एनर्जी का पुनरुत्थान होने लगा और इंसानों में धीरे धीरे युद्ध कला और स्पेशल एबिलिटी वेकअप होने लगी। जैसे जैसे लड़ाइयां बढ़ी, मॉडर्न हथियार युद्ध में बेअसर होते गए और स्पेशल एबिलिटी वालों की ताकत बढ़ती गई। आखिरकार उन्होंने मॉडर्न हथियारों की मुख्य भूमिका छीन ली। इंसानों और 10,000 जातियों के बीच ये लड़ाई अब तक जारी है। जियांगझोउ के योद्धा यूनिवर्सिटी में जो बदलाव हो रहे हैं, उससे साफ लगता है कि जियांगझोउ की स्थिति काफी खतरनाक हो गई है। चूंकि मुझे ये सिस्टम मिल ही गई है, तो मुझे इस अराजक दुनिया में अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। अपनी ताकत बढ़ाने की सबसे तेज जगह है आर्मी द्वारा सपोर्टेड हर जगह के योद्धा यूनिवर्सिटी। अच्छा हुआ कि अब मेरे पास जानवरों को वश में करने की पावर है। बस कोई पालतू जानवर ढूंढ लूं तो छूट मिल जाएगी। पहला कदम, योद्धा यूनिवर्सिटी जाना है। इस वक्त सुबाई अपने मोबाइल में बची रकम देखकर सोच रहा था कि योद्धा यूनिवर्सिटी के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। बस यही दुआ है कि मेरी ये 10 सालों की जमा पूंजी 2000 से ज्यादा की बचत काफी हो जाए। लेकिन दुकान में घुसते ही सुबाई को हैरानी हुई कि सिस्टम ने कहा था कि वो अपने आप ही मेरे लायक पालतू जानवर ढूंढ लेगा, पर अब तक कोई हरकत क्यों नहीं हुई? काउंटर पर खड़ी खूबसूरत लड़की ने पूछा, आपको क्या चाहिए? सुबाई ने कहा कि मैं पशुपालक हूँ। तुम्हारे पास किस तरह के पालतू जानवर हैं? एक कस्टमर देखकर सेल्स गर्ल ने बड़े जोश से सुबाई को समझाना शुरू किया। वो देखो, वहाँ वो काली बिल्ली साधारण हाई लेवल की है और उसमें मृत आत्मा बिल्ली का खून है। वो आसानी से श्वेत गरुड़ लेवल तक पहुँच सकती है। इसकी कीमत है 36,000। ये कीमत सुनकर तो सुबाई के होश उड़ गए। सोचा ये चीज तो बहुत महंगी है। उधर सेल्स गर्ल सुबाई के मन की बात समझे बिना लगातार बोले जा रही थी। वहाँ वो 4 कान वाला कुत्ता भी बढ़िया है, उसमें 6 कान वाले राक्षस भेड़िए का खून है, कीमत सिर्फ 33,000 है। और ये देखो इधर वाला, आपको कौन सा पसंद आया? लेकिन जैसे ही सेल्स गर्ल मुड़कर सुबाई से पूछने लगी, उसने देखा कि वो तो जा चुका था। घर लौटते वक्त सुबाई सोच रहा था, ये तो लूट मारने जैसा है, जरा सा राक्षसी जानवर का खून मिला दिया और इतने पैसे। लेकिन मेरा सिस्टम कहाँ है? इतने सारे थे पर कोई भी मेरे लायक नहीं था। लेकिन जैसे ही सुबाई घर पहुंचा, वो पैनल अचानक उसके सामने आ गया। सिस्टम की हरकत देखकर सुबाई थोड़ा खुश हुआ, लेकिन ध्यान से देखा तो वो था छोटा कछुआ। मछली के कटोरे में पिताजी का नया पाला हुआ कछुआ देखकर सुबाई ने सोचा, कहीं ये बात तो उन्हीं के बारे में नहीं हो रही। और ये नौसिखिया गिफ्ट बॉक्स क्या बला है? मेरा पहला पालतू जानवर कछुआ होगा और इतना छोटा सा, ये कर क्या सकता है? लेकिन फिलहाल तो यही ठीक है। वैसे भी अभी युद्ध क्षेत्र में जाकर किसी हिंसक जानवर को वश में नहीं किया जा सकता। बाद में कोई और शानदार वाला बदल लूंगा, जिसे ही मुश्किल है। उन्हें ये मत बताओ कि श्याओबा एक अथाह गड्ढा है। मैं खुद ही कोई रास्ता सोचूंगा। जब श्याओबा ने सुश्याओ मई के लास्ट नमकीन का झोला भी खत्म कर दिया, तो आखिरकार वो बैठकर डकार लेने लगा। अगले ही पल उसके शरीर से एक हरे रंग के बहुत बड़े जानवर की छाया उभरी। ये देखकर सुबाई चिल्लाया कि ये पेटू जब पेट भर कर बैठा तो श्वेनवू का ब्लड वेकअप हो गया। कल श्याओबा से जो बहुत बड़ी छाया निकली थी, वो पल भर में गायब हो गई। श्वेनवू का ब्लड अभी तक वेकअप नहीं हुआ था, बल्कि वो और भी ज्यादा खाने लगा था। इसलिए आज सुबाई फिर से पालतू जानवरों की दुकान पर आया। दुकान में घुसते ही सेल्स गर्ल ने उसे पहचान लिया। हेलो, आप फिर आए, आज क्या लेना पसंद करोगे? लेकिन सुबाई ने कहा कि इस बार मैं कुछ खरीदने नहीं आया। फिर पास जाकर चुपके से कहा, मेरे पास कुछ अजीब जानवरों का ब्लड है, क्या आप खरीदोगे? तभी पास में बैठे एक अधेड़ उम्र के आदमी ने सुबाई की बात सुनी तो थोड़ा हैरान हुआ। जवान आदमी, क्या सच में तुम्हारे पास अजीब जानवरों का ब्लड है? इतना कहकर वो उठा और उसने सेल्स गर्ल को इशारा किया कि जाओ तुम अपना काम देखो। दरअसल वो आदमी इस दुकान का मालिक था। फिर उसने सुबाई की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जवान आदमी इधर आओ, बैठकर बात करते हैं। सुना है तुम्हारे पास अजीब जानवरों का ब्लड है, क्या मैं पहले उसकी क्वालिटी देख सकता हूँ? लेकिन जैसे ही उसने उस शीशी में रखे ब्लड को सूंघा, वो हैरान रह गया। ये चीज सच में अजीब जानवरों का ब्लड है और वो भी बहुत उम्दा किस्म का। ये सोचकर मालिक ने बिना कुछ जताए सुबाई से पूछा कि तुम इसे कितने में बेचना चाहते हो? इस पर सुबाई ने अपनी एक
उंगली दिखाई, क्योंकि उसे लगा कि इतनी मेहनत के बाद श्याओ बा से ये थोड़ा सा ब्लड निकाला है तो कम से कम 100 रुपए तो मिलने ही चाहिए। लेकिन दुकान मालिक ने पूछा कि क्या तुम 1000 रुपए में बेचना चाहते हो? ये सुनकर सुबाई की आंखें फैल गईं और उसने मालिक से पूछा, क्या कहा? 1000 रुपए। सुबाई का ये हाल देखकर मालिक को यकीन हो गया कि ये लड़का मोल भाव करना जानता है। अगले ही पल वो शर्मिंदगी से हंसते हुए बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, इतनी अच्छी क्वालिटी का सामान है, इसकी कीमत तो 15,000 है। लेकिन उसे हैरानी इस बात की हुई कि ये रकम सुनकर सुबाई और भी ज्यादा चौंक गया। इस वक्त मालिक ने सुबाई का चेहरा देखकर सोचा कि कहीं ये और ज्यादा की उम्मीद तो नहीं कर रहा। फिर उसने पक्का इरादा करके कहा, 15,000, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये रकम सुनते ही सुबाई ने झट से अपना मुंह थाम लिया, क्योंकि उसकी हंसी छूटने ही वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्याओबा के ब्लड की इतनी कीमत है। अगले ही पल उसने मालिक से कहा, ठीक है, डील पक्की। जाते जाते वो ये कहना नहीं भूला, अगर मुझे पैसों की इतनी जल्दी न होती तो मैं तुम्हें कभी नहीं बेचता। सुबाई को जाते देख मालिक सेल्स गर्ल के साथ दरवाजे तक उसे छोड़ने आया और कहा, जवान दोस्त, आराम से जाओ, आगे भी कोई अच्छी चीज लानी हो तो मेरे पास जरूर आना। घर लौटते वक्त सुबाई अपने मोबाइल की बचत देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक शीशी ब्लड की इतनी कीमत हो सकती है। पूरे 15,000 मिल गए। इससे तो श्याओबा अपना खर्चा खुद निकाल सकता है। तभी सुबाई की खुशी के बीच अचानक टीचर का फोन आया। सुबाई, माइली टीचर बोल रही हूँ, तुम्हारे कल्चरल सब्जेक्ट के रिजल्ट आ गए हैं और कुछ जरूरी जानकारी भी देनी है। प्लीज दोपहर बाद स्कूल आकर अपनी पसंद भरो, देर मत करना। लेकिन जब सुबाई टीचर से पूछना चाहता था कि आखिर वो जरूरी जानकारी क्या है, तो फोन का सिग्नल चला गया। तभी पैनल ने अचानक वार्निंग दी, 3 इंसान मेजबान के प्रति बहुत बुरा इरादा रखते हैं। अभी वो मेजबान से 10 मीटर की दूरी पर है, प्लीज मेजबान सतर्क हो जाइए। देखते ही देखते वो लोग हाथ में लोहे का डंडा लिए उसके पास आ पहुंचे। सुबाई को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई उसका पीछा कर लेगा। फिर सामने वाले गंजे आदमी ने सुबाई को घूरते हुए कहा, पालतू जानवरों की दुकान वाले के बर्ताव से लगता है कि तुम्हारे पास जरूर कुछ अच्छा माल है, जल्दी से निकालो। ये सुनकर सुबाई ने समझाने की कोशिश की, भाई साहब, मैं पालतू जानवरों की दुकान पर बेचने गया था, खरीदने नहीं। लेकिन बात करते करते वो मन ही मन हिसाब लगा रहा था। सामने वालों में से सिर्फ ये गंजा शुरुआती दर्जे का योद्धा है, मेरे पास मौका है। सुबाई के डरे हुए चेहरे को देखकर गंजा और जोर से हंसा और बोला, तो पैसे निकाल दे। इस पर सुबाई ने अपने झोले में से श्याओबा को निकाला और उसे समझाया कि अपना सिर अंदर कर ले। अगले ही पल उसने अपना अनोखा हथियार चलाया और कछुए को फेंक कर गंजे पर अटैक कर दिया। लेकिन गंजा आखिर शुरुआती योद्धा था, उसने फौरन डंडे से उस अटैक को रोक दिया। लेकिन इसके बाद वो आंखें फाड़कर सुबाई को देखने लगा और फिर दर्द से चिल्ला उठा, क्योंकि जब सुबाई ने श्याओबा को फेंका था उसी वक्त वो गंजे की तरफ बढ़कर उसके गुप्तांग पर जोरदार लात मार चुका था, जिससे उसके अंडे टूट गए। गंजे की ये हालत देखकर उसके पीछे खड़े दोनों साथी सुबाई पर टूट पड़े, लेकिन तब तक वो मुड़कर भाग चुका था। श्याओबा को ठीक ठाक देखकर सुबाई ने सोचा कि इसकी सुरक्षा कवच वाकई कमाल की है। लेकिन जब वो दोनों उसे पकड़ने ही वाले थे, तभी सुबाई ने श्याओबा से कहा कि मेरी मुट्ठी पकड़ ले। अगले ही पल वो अचानक रुका और पीछे मुड़कर पीछा कर रहे एक साथी की ठुड्डी पर जोरदार मुक्का मारा। फिर लगातार कुछ वार करके उसने दोनों को जमीन पर गिरा दिया। तभी गंजा थोड़ा संभल कर कांपते हुए सुबाई को देखकर गाली दे रहा था, मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि सुबाई फिर से श्याओबा को उठाकर कहेगा कि अपना सिर अंदर कर ले, और फिर अगले ही पल उसे गंजे के बड़े से मुंह पर दे मारेगा। इस चोट से गंजे का सोने का दांत तक टूटकर बाहर आ गया। इन सब से निपटने के बाद सुबाई ने उन्हें देखकर एक ठंडी सांस ली और कहा, तुम लोगों ने खुद ही मुझसे पंगा लिया, ये तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। लेकिन जब सुबाई ने सिर उठाकर देखा तो श्याओबा वहाँ कुछ सरसराहट की आवाज कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। ये देखकर सुबाई तुरंत भाग कर गया कि देखे इसने क्या अच्छी चीज ढूंढ ली है। उसने देखा कि श्याओबा एक लाल रंग की शीशी पकड़े गट-गट करके पी रहा है। सुबाई ने झट से वो शीशी उससे छीन ली और ध्यान से देखने पर पता चला कि वो तो ब्लड और एनर्जी बढ़ाने वाली दवा थी। ये चीज तो एक शीशी की कई लाख रुपए कीमत होती है और इस एक शीशी को एक आम योद्धा को पचाने में पूरा महीना लग जाता है। श्याओबा, तूने एक साथ सारी पी ली, पचा भी पाएगा? लेकिन अगले ही पल सुबाई की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसे अचानक अपने अंदर एक ताकत बढ़ती हुई महसूस हुई और ये एहसास पहले की सारी बढ़त से कहीं ज्यादा तेज था। इसके साथ ही पैनल पर भी नोटिफिकेशन आ गई। उस पर पालतू जानवर से मिले गुणों को देखकर और नई मिली कछुए की खाल जैसी सुरक्षा टैलेंट देखकर सुबाई हैरान रह गया। ये दवा वाकई कमाल की है, न सिर्फ मेरे आंकड़े इतने बढ़ गए बल्कि एक नई टैलेंट भी मिल गई। लेकिन जब उसने श्याओबा का पैनल खोला तो उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। हे भगवान, इसकी शारीरिक ताकत 32 और सुरक्षा क्षमता 38 है और देखने में भी ये पहले से बड़ा लग रहा है। मुझे याद है क्लास में पढ़ाया था कि ताकतवर अजीब जानवरों की साधारण हाई क्लास की शारीरिक क्षमता भी 30 के आसपास ही होती है। श्याओबा की पावर वेकअप हुए बिना ही इतनी ताकतवर है, तो जब वेकअप होगा तो क्या हाल होगा। इस वक्त सुबाई को श्याओबा और भी प्यारा लगने लगा। भाई श्याओबा, तू खा पी चुका है, अब चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। स्कूल पहुँचने पर टीचर ने आज के प्रोग्राम के बारे में बताना शुरू किया। आज न सिर्फ कल्चरल सब्जेक्ट के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे बल्कि ये भी पता किया जाएगा कि कौन किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। और टीचर ने एक और जरूरी बात भी बताई, कल 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी के स्पेशल एडमिशन टीचर हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स की स्पेशल एबिलिटी की जांच करने आएंगे। पिछले सालों की तरह इस बार भी सीधे दाखिले के 2 मौके हैं। इसी बीच लिन यानरान धीरे से सुबाई से पूछ रही थी कि उसने फैसला किया या नहीं, साहित्य कॉलेज जाएगा या 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी में। सुबाई के जवाब ने लिन यानरान को
चकरा दिया। क्या तुमने मेरे साथ साहित्य कॉलेज चलने का वादा नहीं किया था? 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी में तो युद्ध क्षेत्र पर जाना पड़ता है, तुम्हें पता है वहाँ कितना खतरा होता है, और तुम्हारे ग्रेड भी तो। लेकिन लिन यानरान अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही सुबाई ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, युद्ध क्षेत्र पर तो किसी न किसी को जाना ही पड़ेगा। मैं फ्रंट लाइन पर अपने खास लोगों की रक्षा के लिए ही जा रहा हूँ। इस वक्त लिन यानरान ने देखा कि सुबाई उसकी तरफ देख रहा है और उसका दिल घबराने लगा। क्या ये खास इंसान मैं हूँ? तभी जानकारी इकट्ठा कर रहे टीचर लिन यानरान के पास आए और पूछा, लिन यानरान, तुम किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहोगी? इस वक्त सुबाई को लग रहा था कि लिन यानरान की कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं जागी है और उसने कभी कोई खास शारीरिक अभ्यास भी नहीं किया, इसलिए वो ज्यादा संभावना साहित्य कॉलेज की ही चुनेगी। लेकिन लिन यानरान ने टीचर से कहा कि उसने अभी फैसला नहीं किया है और वो थोड़ा और सोचना चाहती है। कुछ स्टूडेंट्स को असमंजस में देखकर क्लास खत्म होने से पहले टीचर ने सबको याद दिलाया, ये तुम सबकी जिंदगी का एक अहम फैसला है। अपनी अंक तालिका लेकर घर जाओ और माँ बाप से सलाह करो। कल शाम से पहले अपनी पसंद बता देना। देखते ही देखते लिन यानरान घर पहुंच गई और उसने फूलों की पंखुड़ियों से भरे एक बड़े से टब में कदम रखा। ब्लड और एनर्जी बढ़ाने वाली दवा से भरे इस टब में बैठे बैठे उसने सुबाई को फोन लगाया। उसका चेहरा लाल हो रहा था और उसने कहा, सुबाई, मैंने भी 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी में जाने का फैसला कर लिया है और मैं तुम्हें एक सरप्राइजेस भी दूंगी। उधर फोन के दूसरी तरफ सुबाई कछुए का मल साफ करने वाला बना हुआ था। यानरान, तुम मजाक तो नहीं कर रही? तुम 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी में जा रही हो? जब उसने सुन लिया कि उसने फैसला कर ही लिया है तो उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस यानरान से कहा कि उसे अभी कुछ जरूरी काम है और उसने फोन रख दिया। अगले ही पल इमारत के अंदर से एक चीख सुनाई दी, शाओबा, तू तो बस खाने और गंद करने की मशीन है। तेरी कछुए वाली गंदगी से मेरा दम घुट रहा है। 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी के स्पेशल एडमिशन टीचर स्कूल में आए। उस दिन मंच पर मौजूद कंडक्टर ने जोर से कहा, प्यारे स्टूडेंट्स, आइए हम सब दूर से आए 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी के ट्रेनर झांग काई का जोरदार स्वागत करें, जो आपको कुछ बताने आए हैं। वो आपके सीनियर भी हैं और हमारे फर्स्ट हाई स्कूल से निकले एक योद्धा भी। इसके बाद ट्रेनर झांग ने गंभीरता से बोलना शुरू किया। 1 साल पहले फर्स्ट हाई स्कूल से 126 लोग 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए थे। उनमें से अब तक 65 जिंदा हैं। 2 साल पहले 98 लोग दाखिल हुए थे, अब 32 जिंदा हैं। 3 साल पहले 86 लोग दाखिल हुए थे, अब 11 जिंदा हैं। दोस्तों, मैं ये सब तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि ये समझाने के लिए कि 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना कोई शेख ही बघारने की बात नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे सामने एक आम है, एक जिम्मेदारी है, एक खतरा है और देश की रक्षा करने का फर्ज है। 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी ताकतवर लोगों को ट्रेन करने की जगह है। क्या तुम ताकतवर बनना चाहते हो? उनकी बात खत्म होते ही नीचे बैठे सब स्टूडेंट्स जोर जोर से चिल्लाने लगे। हाँ, लेकिन जैसे ही 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी के टीचर का भाषण खत्म हुआ, वो सीधा सुबाई की तरफ बढ़े। सुबाई की पहचान पक्की करने के बाद उन्होंने उसे एक खबर दी, तुम्हें 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी में सीधा दाखिला मिल गया है। फौरन 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी में दाखिला परीक्षा की तैयारी के लिए रवाना हो जाओ। ये सुनकर सुबाई को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया। क्या मुझे सीधा दाखिला मिल गया? लेकिन उसके सवाल का जवाब फिर भी ट्रेनर की तरफ से हाँ में ही मिला। हाँ सुबाई, गेट पर बस तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस वक्त आसपास के जिन स्टूडेंट्स ने ये खबर सुनी वो सब बहुत जल रहे थे। अरे वाह, सुबाई को तो सीधा दाखिला मिल गया, इसकी तो सिफारिश बहुत पक्की है। कितनी अच्छी किस्मत है यार। पलक झपकते ही सुबाई बस से द्यांगझोउ योद्धा यूनिवर्सिटी पहुंच गया। इस भव्य मुख्य द्वार को देखकर सब हैरान थे कि यही है 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी। खासकर गेट पर लगा वो बहुत बड़ा पत्थर का फलक, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अपनी छाती से ड्रैगन देश की दीवार को कभी न झुकने देंगे। इस वक्त उनका गाइड कर रहे टीचर ने बिना किसी हैरानी के कहा, ये हमारे 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी का मोटो है। फिर उन्होंने सबको अपने पीछे चलने को कहा। मैं आप लोगों को अभ्यास की वर्दी दिलवाता हूँ, उसके बाद हॉस्टल में चलेंगे। कुछ ही देर में वो उन्हें हॉस्टल की बिल्डिंग के नीचे ले आए। दोस्तों, सामने ही लड़कों का हॉस्टल है। आप लोग पहले हॉस्टल में जाकर आराम कर सकते हैं और अभी अभी मिली अभ्यास वर्दी बदल लें। थोड़ी देर बाद कोई आकर आपको दाखिला परीक्षा का समय बता जाएगा। टीचर के निर्देशानुसार सुबाई अपने रूम नंबर 303 पर पहुंचा। दरवाजे पर ही उसने अंदर से आती आवाज सुनी, योद्धा बनने की राह में शुरू के रिसोर्स बहुत मायने रखते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले मेरे पिताजी ने यू पर्वत से बहुत कीमती अमृत ब्लड की 3 बूंदें खरीदी और फिर एक दवा बनाने के उस्ताद से 3 शीशी बेहतरीन शरीर मजबूत करने वाली दवा बनवाई। ये चीज तो बहुत कम मिलती है। इस वक्त रूम में मौजूद 2 लोग बोलने वाले के हाथ की शीशी देखकर हैरान थे और बहुत जल रहे थे। वाह, यही है ना अमृत ब्लड का रंग? मैंने तो कभी देखा नहीं था। घर पर मुझे ब्लड और एनर्जी फैलाने वाली दवा तो मिल जाती थी, लेकिन ये कीमती अमृत ब्लड मैंने भी पहली बार देखा है। जब वो लोग शीशी दिखाकर शेखी बघार रहे थे, तभी सुबाई ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। नमस्ते, मैं सुबाई हूँ, 303 का ही। ये सुनकर लाल बालों वाले ने जोश में कहा, अब तो हमारे रूम के सब लोग पूरे हो गए। मेरा नाम हान जागैंग है, ये ताओ जाजून है और ये फान चाओवान है। नए आदमी को देखकर ताओ जाजून ने सुबाई को भी बुलाया कि वो भी आकर देखे हान जागैंग के पिताजी ने उसके लिए कितना कीमती अमृत ब्लड मंगवाया है। इस पर हान जागैंग ने और बड़ा चढ़ाकर कहा, मेरे पिताजी ने तो पूरे देश में कई लोगों से कहकर मेरे लिए ढूंढवाया। आखिरकार यूं पर्वत से 3 बूंदें मिल ही गईं। यूं पर्वत और 3 बूंदें सुनकर सुबाई के दिल में एक झटका सा लगा, कहीं ये वही तो नहीं जो मैंने बेचा था। फिर उसने धीरे से पूछ ही लिया, इतना कीमती अमृत ब्लड जरूर बहुत महंगा होगा ना? सुबाई की ये बात सुनकर हान जागैंग और भी जोश में आ गया। नहीं नहीं,
ज्यादा नहीं। हर बूंद कीमती अमृत ब्लड की कीमत बस 30,000 से कुछ ज्यादा है। तीनों बूंदें मिलाकर 10,000 से भी कम, बस छुटकी बजाने जितनी रकम है। ये कीमत सुनकर सुबाई का चेहरा एकदम उतर गया। वो मन ही मन उस बदमाश दुकानदार को कोसने लगा। मैंने तो 30,000 में बेचा और उसने तुम्हें तकरीबन 1 लाख में बेच दिया। सच में घिनौना दलाल है। लेकिन अगले ही पल नीचे से अचानक शोर सुनाई दिया। अरे देखो, हमारे हॉस्टल के नीचे कोई बहुत बड़ी खूबसूरत लड़की आई है। इस साल 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी की सुंदरी प्रतियोगिता में मैं इसी को वोट दूंगा। क्या बॉडी है, क्या लंबी टांगे हैं, यही तो मेरी देवी है। इस वक्त हॉस्टल की प्रभारी आंटी उससे पूछ रही थी कि वो लड़कों के हॉस्टल में किसे ढूंढने आई है। यहाँ तक कि सुबाई के रूममेट भी सोच रहे थे कि आखिर ये देवी किसे ढूंढने आई है। लेकिन अगले ही पल उसने प्यार से कहा, आंटी मैं सुबाई से मिलने आई हूँ। ये सुनते ही आंटी ने ऊपर की तरफ चिल्लाकर कहा, सुबाई नाम का कौन है, जल्दी नीचे आओ, कोई खूबसूरत लड़की तुमसे मिलने आई है। फिर उन रूममेट्स ने देखा कि सुबाई ने हाथ हिलाकर कहा, मैं जरा नीचे जा रहा हूँ। ये देखकर कि ये कॉलेज की सुंदरी उससे मिलने आई थी, सबको लगा कि ये तो बहुत नाइंसाफी है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस लड़के में वाकई कुछ दम है। जब सुबाई रूम से नीचे आया तो लीन यानरान ने खुशी से उसे आवाज लगाई और कहा कि ये अभ्यास वर्दी में वो काफी दमदार लग रहा है। इतना कहकर वो आगे बढ़ी और उसकी वर्दी ठीक की। ये देखकर ऊपर खिड़कियों से झांक रहे सारे लड़कों के मुंह से चीख निकल गई। कॉलेज की सुंदरी ने सुबाई की वर्दी ठीक की। ये सुबाई कौन है, मेरी देवी को मत छुओ। फिर लिन यानरान ने चिंतित होकर उससे पूछा, सुबाई उस सीधे दाखिले वाली बात से तुम नाराज तो नहीं हो ना? सुबाई ने कहा, नहीं, लेकिन मैं तो खुद एग्जाम देने वाला था। खैर तुमने मेरे भले के लिए ही किया, थैंक यू। ये कहते हुए उसने उसके सिर पर हाथ फेर दिया। और लिन यानरान जब ये देखा कि सुबाई नाराज नहीं है तो उसके चेहरे पर तुरंत स्माइल आ गई। फिर उसने अपने हाथ का सामान सुबाई को देते हुए कहा, परसों दाखिला परीक्षा है, ये मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी सी अभ्यास की दवा तैयार की है। ये देखकर सुबाई ने तुरंत मना किया, तुम पहले ही मेरी बहुत हेल्प कर चुकी हो, ये तुम अपने लिए रखो। लेकिन लिन यानरान ने सामान उसके हाथ में थमाया और मुड़कर जाने लगी। सुबाई मैं चलती हूँ, हम कल मिलेंगे। इस वक्त हॉस्टल की हर खिड़की पर लोग भरे हुए थे और सब गाली दे रहे थे, आखिर ये लड़का है कौन? अभी अभी इसने देवी के सिर पर हाथ फेरा था क्या? जल्दी पता करो इसका बैकग्राउंड क्या है, जो मुझसे देवी को छीनने की हिम्मत कर रहा है। जब सुबाई सामान लेकर रूम में लौटा तो उसके रूममेट्स ने उसे घेर लिया। सब उसे सुभाई कहकर बुला रहे थे और एक ने तो उसे मालिश तक करवा दी। सुभाई तुम तो बहुत छुपे रुस्तम निकले। अभी अभी नीचे जो देवी तुमसे मिलने आई थी वो कौन थी? सुबाई ने उन्हें बताया कि वो उसकी हाई स्कूल की सहपाठी है। इस पर हान जागैंग उसके पास आकर बोला, सुभाई हम तो एक ही रूम के भाई हैं। तुम्हारे और देवी के जैसे रिलेशनशिप को देखते हुए अगर देवी अपनी कुछ सहेलियों से हम भाइयों की मुलाकात करवा दे तो बात ही क्या है। ये कहते हुए उसने अपनी छाती पीटते हुए कहा, ऐसा करते हैं सुभाई, आज हमारे रूम के भाइयों की पहली मुलाकात है। थोड़ी देर में हम सब कहीं बाहर चलकर खाना खाते हैं, साथ बैठकर बातें करेंगे। ये कहकर सबने मिलकर फैसला किया कि ऐसा ही करेंगे। जाने से पहले उन्होंने सुबाई से कहा, तुम थोड़ा आराम करो, हम लोग जाकर इंतजाम करते हैं। सुबाई को ये भाई काफी मजेदार लगे और उसने कुछ नहीं कहा। फिर सुबाई ने अपने झोले से श्याओबा को निकालकर थोड़ी हवा लगने दी। हाथ में यानरान की दी हुई ब्लड और एनर्जी की दवा देखकर श्याओबा की आंखें चमक उठी। लेकिन अगले ही पल सुबाई ने धूर्तता से श्याओबा की तरफ देखकर कहा, ये दवा खाने के बाद तुझे क्या करना है, ये तो तुझे पता ही है ना। देखते ही देखते सब लोग खाने की जगह पर पहुंच गए। हान जागैंग उसे इतनी बढ़िया जगह लेकर आया था कि सुबाई को थोड़ी शर्मिंदगी हुई। लेकिन हान जागैंग ने कहा, सुबाई आज आप बस खूब खाओ पियो, बाकी सब मैं देख लूंगा। फिर खाने की जगह पर हान जागैंग ने अपना गिलास उठाया और कहा, 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी में आकर आप जैसे लोगों से मिलना, खासकर सू भाई जैसे इन्फ्लुएंशियल इंसान से, मैं हान जागैंग अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ। मैं सबसे पहले ये गिलास खत्म करता हूँ। उसकी इतनी खातिरदारी देखकर सुबाई ने कहा, मैं और यानरान हाई स्कूल के साथी हैं। उससे कहकर तुम लोगों की उसकी सहेलियों से मुलाकात करवाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मुझे एक काम में तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए। ये सुनकर कि सुबाई को सच में उसकी जरूरत है, हान जागैंग ने फौरन कहा, सुबाई बताओ क्या काम है। फिर सुबाई ने एक शीशी निकाली और कहा, मेरे पास कुछ अनोखे अजीब जानवरों का ब्लड है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे बेचने में मेरी हेल्प करो। लाल रोशनी छोड़ती उस शीशी को देखकर सब उस ब्लड की क्वालिटी देखकर हैरान थे। ऐसा लग रहा था कि ये तो पहले हान जागैंग ने जो दिखाया था उससे भी ज्यादा उम्दा है। यहाँ तक कि खुद हान जागैंग ने भी कहा, ये तो मैंने ऐसी शीशी कभी नहीं देखी। फिर वो उठा और फोन लगाने के लिए बाहर चला गया। सुभाई तुम्हारे ये अजीब जानवर का ब्लड इतना रेयर है कि मुझे धोखा हो जाने का डर है। मैं अभी अपने पिताजी को फोन करके उन्हें अपने आदमी के साथ तुमसे मिलने बुलाता हूँ। जैसे ही हान जागैंग का फोन लगा उधर से पहली ही बात आई, क्या तेरी जेब खर्ची फिर खत्म हो गई? मैंने तुझे 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी में ताकतवर बनने के लिए भेजा है, ऐश करने के लिए नहीं। फोन उठाते ही डांट पड़ने पर हान जागैंग ने तुरंत सफाई दी, पिताजी सुनो तो सही, मुझे पैसे नहीं चाहिए, कोई जरूरी काम है। मेरे एक दोस्त के पास कीमती अजीब जानवर के ब्लड की 7 बूंदें हैं, वो उसे बेचना चाहता है। ये सुनते ही उसके पिता हान फू चौंक गए और उन्होंने तुरंत पूछा, कहीं कोई गलती तो नहीं? क्वालिटी पिछली बार से भी अच्छी है और इस बार 7 बूंदें हैं। हान जागैंग से जब हाँ में जवाब मिला तो उन्होंने कहा कि वो तुरंत मास्टर त्साओ को लेकर आ रहे हैं। पलक झपकते ही 1 घंटे बाद हान जागैंग के पिता होटल पहुंच गए। इस वक्त मास्टर त्साओ एक डिवाइस से जांच करते हुए तारीफ कर रहे थे, इसमें जो एनर्जी है वो मेरे जीवन में देखे गए साधारण श्रेणी के कीमती अजीब जानवरों के ब्लड में सबसे प्योर है। इन 7 बूंदों से अगर मैं दवा बनाऊं तो कम से कम एक शरीर मजबूत करने वाली उम्दा गोली बन सकती है। ये
ये सुनकर हान फू ने पूछा कि कहीं मास्टर तिसाओ का अंदाजा कुछ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मास्टर तिसाओ ने पूरे यकीन से कहा, बिल्कुल नहीं, चाहे बेहतरीन डिवाइस से भी जांच लें, इस ब्लड की कीमत मेरे अंदाजे से सिर्फ ज्यादा ही निकलेगी, कम नहीं। ये देखकर हान जगैंग भी हैरान रह गया। अरे वाह सुबाई, तुम्हारे इस अजीब जानवर के ब्लड में तो बहुत दम है। फिर मास्टर त्साओ ने सुबाई से पूछा कि वो इस ब्लड को कितने में बेचना चाहता है। जब अहम मोड़ आया तो सुबाई सीधा खड़ा हुआ और बोला, अंकल हान, मास्टर त्साओ, मेरे दोस्त ने कहा था कि ये कीमती ब्लड पैसों से नहीं बल्कि बराबर की कीमत की ब्लड और एनर्जी फैलाने वाली दवा से ही बदला जाएगा। सुबाई का जवाब सुनकर अंकल हान ने थोड़ा सोचा और कहा, चूंकि तुम और जागैंग एक ही क्लास में हो तो मैं बड़ा होने के नाते तुम्हें घाटा नहीं लगने दूंगा। ये 7 बूंदे मैं लेता हूँ। मैं बाद में तुम्हारे लिए 14 शीशी ब्लड और एनर्जी की दवा भिजवा दूंगा, ठीक है ना? सुबाई के मान जाने के बाद अंकल हान ने एक और बात कही, एक और बात, सुबाई दोस्त, क्या तुम हमारे हान परिवार में शामिल होना चाहोगे? भविष्य में तुम्हारे अभ्यास के सारे रिसोर्स हमारा हान परिवार फ्री में देगा। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही सुबाई ने तुरंत मना कर दिया, थैंक यू अंकल हान, लेकिन फिलहाल मेरा किसी भी परिवार में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। सुबाई के मना करने पर भी अंकल हान बोलते रहे, सुबाई दोस्त, मैं सलाह दूंगा कि तुम एक बार फिर सोच लो। तभी अचानक एक आवाज आई। सुबाई ने कह दिया कि वो हान परिवार में शामिल नहीं होना चाहता, तो उसे किसी भी परिवार में शामिल होने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। आवाज खत्म होते ही लिन यानरान ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। फिर उसने गंभीर चेहरे के साथ सबको देखकर पूछा, क्या मेरी बात साफ नहीं सुनाई दी? यानरान को वहाँ देखकर सुबाई थोड़ा हैरान हुआ। फिर लिन यानरान ने बताया कि वो भी यहाँ किसी काम से आई थी और संयोग से उससे मुलाकात हो गई। लेकिन जैसे ही अंकल हान गुस्सा होने वाले थे, पीछे से मास्टर त्साओ ने उन्हें रोक लिया और चुपके से उस लड़की की पहचान बताई। ये सुनकर अंकल हान के पसीने छूट गए। सुबाई दोस्त और मेरे बेटे हान जागैंग तो अच्छे भाई हैं। ये सुनकर लिन यानरान ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और सीधा सुबाई के पास गई। सुबाई, क्या तुम वापस कॉलेज चल रहे हो? हम साथ चलते हैं। इस वक्त सुबाई ने सोचा कि यहाँ का काम भी लगभग खत्म हो गया है, तो लिन यानरान के साथ निकल जाना ठीक रहेगा। जाने से पहले वो अपने रूममेट्स और अंकल हान को अलविदा कहना नहीं भूला। लेकिन जैसे ही हान जगैंग उनके साथ जाने लगा, उसके पिता ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रहा है? इधर आ। फिर उसे समझाया कि सुबाई के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाकर रखना। हमारा हान परिवार शायद तेरे हाथों ही बुलंदियों पर पहुंचे, और खास तौर पर इस लिन यानरान नाम की लड़की से बहुत सेफ और बहुत शालीन दूरी बनाए रखना। हालांकि उसके पिता ने इतनी गंभीरता से कहा था, लेकिन हान जगैंग को न तो सुबाई में और न ही यानरान देवी में ऐसा कुछ खास नजर आया था। पलक झपकते ही 2 दिन बाद 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी के अभ्यास मैदान में मंच पर मौजूद टीचर अगली कार्रवाई की घोषणा कर रहा था। अगले कुछ दिनों तक तुम सभी को नए स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग में हिस्सा लेना है, और इस ट्रेनिंग की जगह होगी 10,000 जातियों का युद्ध क्षेत्र। ये खबर सुनकर नीचे खड़े स्टूडेंट्स आपस में कानाफूसी करने लगे। 10,000 जातियों के युद्ध क्षेत्र में जाकर ट्रेनिंग लेना तो बहुत खतरनाक है। ट्रेनिंग में फेल होना छोटी बात है, लेकिन अगर जान ही चली गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हालांकि ट्रेनर को स्टूडेंट्स की चिंता का अंदाजा था, इसलिए उसने कहा, सबको घबराने की जरूरत नहीं है। इस ट्रेनिंग वाले इलाके को हमारी आर्मी पहले ही साफ कर चुकी है। हम सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। अब हर 50 लोगों का एक दल बनाया जाएगा। हर दल के साथ एक ब्रॉन्ज लेवल का टीचर दल प्रभारी के रूप में होगा। दल प्रभारी ही तुम्हें इस ट्रेनिंग के कामों के बारे में बताएंगे। मैं यहीं सभी नए स्टूडेंट्स की विजयी वापसी की कामना करता हूँ। 2.5 मिनट बाद ही लिन यानरान खुशी से उछलती हुई सुबाई के पास पहुंची। सुबाई, हम दोनों एक ही दल में हैं। ये देखकर सुबाई को शक होने लगा कि कहीं ये जानबूझकर तो नहीं किया गया। फिर पास ही एक टीचर ने जोर से कहा, दल 8 के स्टूडेंट्स थोड़ा इकट्ठा हो जाओ। मैं लियाओ यूशिन हूँ, तुम लोगों की स्पेशल ट्रेनिंग गाइड। ट्रेनिंग के दौरान सारे काम मैं ही तुम्हें बताऊंगी। इसके बाद तुम लोगों का पहला काम है अपनी वसीयत लिखना। उसकी ये बात खत्म होते ही सारे स्टूडेंट्स वहीं जड़ होकर रह गए। लेकिन लियाओ यूशिन ने किसी की परवाह किए बिना सीधा मुंह फेर लिया और जाते जाते बोली, तुम्हें वसीयत लिखने के लिए 1 दिन का टाइम दिया जाता है। कल सुबह 8 बजे यात्रा चौक पर पहुंच जाना। वहाँ से सीधे 10,000 जातियों के युद्ध क्षेत्र के लिए रवाना होंगे। कोई भी देर न करे। इस वक्त भी सब यही बातें कर रहे थे कि क्या सच में जान को खतरा हो सकता है। मैं तो अभी अपना वंश भी नहीं बढ़ा पाया। अपनी गाइड को जाते देख लिन यानरान ने सुबाई से पूछा कि अब उसका क्या इरादा है, लेकिन सुबाई ने कहा कि उसके पास तैयारी के लिए कुछ खास नहीं है, वो पहले हॉस्टल लौट जाएगा। फिर दोनों ने एक दूसरे से विदा ली और अपने अपने हॉस्टल में सामान समेटने चले गए। देखते ही देखते सुबाई और उसके साथी लड़कों के हॉस्टल में वापस आ गए। लौटते ही उसके रूममेट्स शोर मचाने लगे, कल तो युद्ध क्षेत्र में जाना है, आज चलो बाहर चलकर जोरदार मौज मस्ती करते हैं। लेकिन सुबाई ने उनसे कहा कि उसे अभी कुछ काम निपटाने हैं, वो लोग अच्छे से घूम आए। ये देखकर उसके साथियों ने ज्यादा जोर नहीं डाला और कहा, सुबाई, अगर कुछ भी खरीदने की जरूरत हो तो फोन कर देना। जाते जाते हान जागैंग ने श्याओबा को देखकर कहा, सुबाई, तुम्हारे पास तो बड़ा मजेदार कछुआ है, बड़ा प्यारा लगता है। सुबाई ने बताया कि ये उसका पालतू जानवर है, नाम है श्याओबा, बस एक पेटू है। फिर सबने सुबाई को अलविदा कहा और हॉस्टल से निकल गए। जब सारे साथी जा चुके तो सुबाई ने झट से ब्लड और एनर्जी की दवा निकालकर श्याओबा को दिखाई। तू तो बस खाना ही जानता है, आज मैं तुझे भरपेट खिलाता हूँ, लेकिन जब तू 10,000 जातियों के युद्ध क्षेत्र में पहुंचेगा तो मुझे अच्छा परफॉर्म करके दिखाना होगा। जैसे ही श्याओबा ने 2 शीशी दवा खत्म की, सिस्टम से नोटिफिकेशन आई, कांग्रेचुलेशन, आपका छोटा कछुआ साधारण श्रेणी का हाई लेवल का जानवर बन गया है। मेजबान का लेवल बढ़ा, नई टैलेंट भारी प्रहार प्राप्त हुई। फिर श्याओबा का पैनल सुबाई
सुबाई के सामने आ गया और उसके साथ ही सुबाई का अपना पैनल भी। इस वक्त पैनल पर दिए गए आंकड़ों को देखकर सुबाई बहुत खुश हुआ। ये दवा सच में कमाल की है। शाओबा फिर से आगे बढ़ गया। इस बार तो गुणों में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। फिर उसने शाओबा की तरफ देखकर खुशी से कहा, बहुत अच्छे, जब हम 10,000 जातियों के युद्ध क्षेत्र में पहुंचेंगे तो साथ मिलकर जोरदार धमाल मचाएंगे। अगले दिन मैदान में यात्रा के 3 विशाल द्वार बनकर तैयार खड़े थे। मंच पर कोई जोर से बोल रहा था, मुख्य ट्रेनर साहब को सूचित किया जाता है कि सभी ट्रेनी पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी समय युद्ध क्षेत्र के लिए रवाना हो सकते हैं। प्लीज मुख्य ट्रेनर आदेश दें। इसके बाद मुख्य ट्रेनर ने आदेश दिया, पहला यात्रा द्वार खोलो, यात्रा की तैयारी करो। इस वक्त सुबाई और उसके साथियों ने इतने बड़े बड़े यात्रा द्वार देखे तो सब हैरान थे। इतनी बड़ी चीजें शायद सिर्फ 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी के पास ही होंगी। अंदर जाने से पहले लिन यानरान ने चिंतित होकर सुबाई से कहा, 10,000 जातियों के युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर तुम बहुत संभल कर रहना। सुबाई ने उसे दिलासा दी कि चिंता मत करो, हम अपना काम पूरा करके लौटेंगे। फिर सब क्रम से यात्रा द्वार में दाखिल हुए। अगले ही पल एक तेज आवाज के साथ वो लोग एक अलग ही जगह पर पहुंच गए। चारों तरफ के माहौल को देखकर सब आपस में बातें कर रहे थे, तो यही है 10,000 जातियों के युद्ध क्षेत्र के अंदर बना मिलिट्री बेस। सच में हम यात्रा करके यहाँ पहुंच गए, कितना मजेदार है। लेकिन उनकी खुशी और जोश को एक आवाज ने तोड़ दिया, सब शांत रहो। ये देखकर उनके गाइड ने तुरंत आगे बढ़कर समझाया, डिप्टी कमांडर ली, ये सब नए भर्ती हैं, पहली बार युद्ध क्षेत्र देख रहे हैं। उस वक्त चेहरे पर निशान वाले एक आदमी ने अपना परिचय दिया, मैं F-269 नंबर मिलिट्री बेस का डिप्टी कमांडर हूँ। तुम मुझे डिप्टी कमांडर कह सकते हो या ऑफिसर। यहाँ आने के बाद मैं तुम्हारे ट्रेनी या गाइड होने की परवाह नहीं करता। मेरे इलाके में आए हो तो मेरे हुक्म का पालन करना होगा। फिर उसने सबकी तरफ देखकर जोर से पूछा, समझ गए? सबके जवाब के बाद उसने आगे कहा, आज तुम लोगों की किस्मत अच्छी है। मेरी टुकड़ी ने अभी अभी एक लड़ाई खत्म की है। तुम्हारा पहला काम होगा युद्ध क्षेत्र की सफाई करना और इस दौरान बची हुई कुछ मृत आत्मा बिल्लियों को खत्म करना। ये काम तुम जैसे नए भर्तियों के लिए बिल्कुल सही है और मृत आत्मा बिल्लियों को मारकर तुम सैनिक मेरिट पॉइंट पा सकते हो। रसद विभाग में इन पॉइंट के बदले तुम ब्लड और एनर्जी की दवा और अलग अलग लेवल की शरीर मजबूत करने वाली दवाइयां ले सकते हो, जिससे तुम अपनी ताकत बढ़ा सकते हो। ये सुनते ही सब भाइयों की आंखें फिर से चमक उठी। सच में रसूख बनाने में ही फायदा है। तो सैनिक मेरिट पॉइंट से दवाइयां मिल सकती हैं, इसीलिए इतने लोग जान जोखिम में डालकर भी इस युद्ध क्षेत्र में आते हैं। इन सबकी बातें सुनकर डिप्टी कमांडर बस मुस्कुराए और बोले, छोरे छोरियों, तुम लोगों की बेताबी देख रहा हूँ, तो चलो फिर मेरे साथ, अभी काम शुरू करते हैं। ये सुनकर सब खुशी से झूम उठे और सुबह इस वक्त मन ही मन सोच रहा था कि ज्यादा से ज्यादा सैनिक मेरिट पॉइंट जमा करके दवाइयां बदलनी है। इस बार शाओबा की खूब दावत होगी। लेकिन अभी वो थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्होंने देखा कि जमीन पर कुछ लोग दर्द से कराह रहे थे। डिप्टी कमांडर ने सबको बताया कि ये अभी अभी युद्ध क्षेत्र से लौटे घायल सैनिक हैं। जमीन पर पड़े उन लोगों की दर्द भरी हालत देखकर सारे नए स्टूडेंट सहम गए। क्या ये सब मृत आत्मा बिल्लियों को मारते हुए घायल हुए हैं? वो मृत आत्मा बिल्लियां तो सबसे कमजोर राक्षसी जानवर होती है ना, ये इतनी खतरनाक कैसे हो सकती हैं? यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट्स रोने चिल्लाने लगे, जब सबसे कमजोर मृत आत्मा बिल्लियां ही इतनी खतरनाक हैं, तो क्या मैं जिंदा घर वापस भी जा पाऊंगा? ये सुनकर गाइड जोर से चिल्लाए, चुप रहो सब। तुम्हें क्या लगता है 10,000 जातियों का युद्ध क्षेत्र कोई खेलने की जगह है? जब 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है तो हर वक्त खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहना सीखो। इसी बीच साथ खड़ी लिन यानरान ने सुबाई के कान में धीरे से कहा, सुबाई, युद्ध क्षेत्र में तुम मेरे आसपास ही रहना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो, ठीक है? सुबाई ने हामी भरते हुए कहा और यानरान को भी संभल कर रहने को कहा। थोड़ी ही देर में डिप्टी कमांडर सबको बेस के मुख्य द्वार पर ले आए। फिर ऊपर से एक सैनिक ने जोर से पुकारा, डिप्टी कमांडर साहब को रिपोर्ट करता हूँ, मैं बेस के उत्तरी द्वार की रखवाली का काम कर रहा हूँ। आज बेस पर अटैक करने वाले 35 हिंसक जानवरों को मार गिराया है, कृपया अगला आदेश दें। डिप्टी कमांडर ने शाबाशी देते हुए कहा, बहुत अच्छे, अब दरवाजा खोलो ताकि ये नए सिपाही देख सकें कि असली 10,000 जातियों का युद्ध क्षेत्र कैसा होता है। अगले ही पल ज़ियांगझोउ बेस का विशाल द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। इस वक्त गाइड सबको याद दिला रहे थे, इस बार खुद डिप्टी कमांडर ली हमारे साथ चल रहे हैं, ये मौका बार बार नहीं मिलता, तुम लोग अच्छा परफॉर्म करना। उधर डिप्टी कमांडर ने सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नौजवानों, तुम्हारी वसीयतें पोस्ट ऑफिस में जमा करवा दी गई हैं, अब से तुम हर पल मौत के साए में रहोगे। बेस से बाहर निकलते ही सब लोग वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह गए। यही वो मशहूर जंग का मैदान है, सच में बहुत भयानक था। उस समय आगे कमान संभाल रहे छोटे दल के नेता ने सहायक बटालियन कमांडर को देखा और तुरंत उनके पास दौड़े गए। सहायक बटालियन कमांडर, आप खुद बाहर कैसे आ गए? ये सुनकर सहायक बटालियन कमांडर ने सीधा उनसे कहा, बकवास बंद करो, तुरंत एक दल के सैनिकों को मेरे साथ इन छात्रों की सुरक्षा के लिए लगाओ। सब कुछ ठीक करने के बाद गाइड सबको वार्निंग दे रहे थे कि ध्यान से सुनो, अब हम F-269 मिलिट्री जोन की ओर जाएंगे। वहाँ एक जंगल है और वहाँ के डेंजरस जानवरों को मार दिया गया है। तुम्हारा काम युद्ध क्षेत्र में भूतिया बिल्लियों के शरीर के अंदर से एनिमल कोर निकालना है। फिर सहायक बटालियन कमांडर की जोरदार आवाज सुनाई दी। उसने पूछा, नए सैनिकों, सब रेडी हो? सबके रेडी होते ही वो सीधा अपने डेस्टिनेशन की ओर चल दिए। उनके साथ उनकी रक्षा करने वाली एक स्पेशल टुकड़ी भी थी। चलते समय उस स्पेशल टुकड़ी के कमांडर ने गाइड लियाओ को आश्योर किया कि चिंता मत करो, युद्ध के मैदान की सफाई करने में कोई खतरा नहीं है। वाकई इन 5 यूनिवर्सिटीज के नए छात्रों को युद्ध में भेजना तो बस वेजिटेबल बेचने जैसा है, हमें भी अफसोस होता है, लेकिन इस बार सहायक बटालियन कमांडर आप खुद लीडरशिप क्यों दे रहे हैं? ये सुनकर सहायक बटालियन कमांडर ने
उन्हें केवल डांटा कि तुम जवान आदमी बहुत बातें करते हो, जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। उसी समय टीचर लियाओ ने भी शिष्टाचार से कहा, तो इस बार की यात्रा के लिए आपको कठिनाई उठानी पड़ेगी सहायक बटालियन कमांडर लाइडाओ, क्योंकि उन्हें भी बहुत डर था कि कहीं छात्र वाकई किसी एक्सीडेंट का शिकार न हो जाए। हालांकि सहायक बटालियन कमांडर ने कहा कि ये कोई कठिनाई नहीं है, ये 5 यूनिवर्सिटीज के नए छात्र फ्यूचर में युद्ध के मैदान के सैनिक हैं, उनकी रक्षा करना भी मेरा ड्यूटी है। ठीक उसी समय राष्ट्र के सर्वोच्च मिलिट्री कमांड केंद्र में एक व्यक्ति एक इमरजेंसी सिचुएशन की रिपोर्ट कर रहा था। वांजू युद्ध क्षेत्र की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, बड़ी संख्या में डेंजरस जानवर हमारी नेशनल डिफेंस लाइन पर अटैक कर रहे हैं। अभी तक जिस युद्ध में भाग लेने वाले भूतिया बिल्ली वंश के गोल्ड स्तर के योद्धा 12 से भी अधिक हैं, जो क्रमशः D-128, D-140 आदि 12 द्वीपों के साउथ वेस्टर्न बॉर्डर के मिलिट्री अड्डों पर अटैक कर रहे हैं। ये सुनकर चीफ ऑफ स्टाफ ने उन्हें तुरंत डेंजरस जानवरों की गतिविधियों का पता लगाने का आदेश दिया। सभी मिलिट्री अड्डों को अलर्ट बढ़ाने का आदेश दिया। अभी विभिन्न 5 यूनिवर्सिटीज के पहले वर्ष के नए छात्र वांजू युद्ध क्षेत्र में प्रैक्टिस करने आए हैं। वे हमारे देश का फ्यूचर हैं, उनमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। देखते ही देखते पहले वर्ष के नए छात्र F269 मिलिट्री क्षेत्र में पहुंच गए। जैसे ही वे जगह पर पहुंचे, टीचर ने सबको बताया कि युद्ध के मैदान की सफाई जल्दी करो, 1 मिनट भी ज्यादा रुकोगे तो 1 मिनट का खतरा ज्यादा होगा। उस समय सामग्री कलेक्ट कर रही लिन यानरान ने धीरे से कहा, सुबाई, ये भूतिया बिल्लियों के चमड़े, रोए, मांस, खून और पंजे सब वेपन्स और दवाइयां बनाने की सामग्री है। ये सुनकर सुबाई ने भी कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग डेंजरस वांजू युद्ध क्षेत्र में आते हैं। यहाँ कीमती सामग्री हर जगह बिखरी पड़ी है। अब छोटे 8 का फिर से मुंह मीठा हो जाएगा। थोड़े से एनिमल कोर इकट्ठा करके वापस जाकर कुछ ब्लड एनर्जी पाउडर बदल लेंगे तो छोटा 8 फिर से जीवित रह सकता है। लेकिन तभी सिस्टम ने अचानक एक्सट्रीम डेंजर की वार्निंग दी। 164 पंख वाले भूतिया बिल्ली वंश के जानवर तेजी से हमारी ओर आ रहे हैं। पैनल पर दिखा सिग्नल देखकर सुबाई थोड़ा चौंक गया। पिछली बार की वार्निंग उस लो लेवल डांसर के लिए थी, ये बार 5 स्टार लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर था। फिर उसने कुछ सोचा भी नहीं और जोर से चिल्लाया, टीचर ले आओ, कोई सिचुएशन है। साउथ वेस्ट दिशा में मुझे लग रहा है कि डेंजरस जानवरों का एक बड़ा झुंड हमारी तरफ आ रहा है। ये सुनकर टीचर ले आओ पेड़ पर चढ़कर दूर तक देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। नीचे कूदते समय उन्होंने सुबाई को वार्निंग दी कि ये वांजू युद्ध का मैदान है, तुम्हारे शरारत करने की जगह नहीं है। अगर तुमने अपनी बातों से साथी छात्रों में पैनिक फैलाई तो इसके क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या तुम जानते हो? लेकिन सुबाई ने गंभीरता से कहा, टीचर ले आओ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में बड़ी संख्या में डेंजरस जानवर हम पर अटैक करने आ रहे हैं। हालांकि अभी सुबाई की बात पूरी नहीं हुई थी कि सहायक बटालियन कमांडर उसके पीछे आ खड़ा हुआ। तुम्हारा नाम सुबाई है, तुम कह रहे हो कि तुम्हें डेंजरस जानवरों के अटैक का एहसास हुआ है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि 2 किलोमीटर के दायरे में कोई डेंजरस जानवर अटैक करने वाला नहीं है। हालांकि सुबाई ने उससे कहा, सहायक बटालियन कमांडर, मैं मजाक नहीं कर रहा, कम से कम 100 से ज्यादा भूतिया बिल्लियां 3 किलोमीटर दूर से हमारी तरफ आ रही हैं। ये सुनकर सहायक बटालियन कमांडर ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारी समझने की क्षमता मुझसे बेहतर है। उस समय टीचर लियाओ ने जाकर समझाया, सहायक बटालियन कमांडर, सुबाई पहली बार युद्ध के मैदान में आया है, हो सकता है कि वह ज्यादा घबरा गया हो, आप उससे नाराज मत होइए। हालांकि लिन यानरान आगे बढ़कर बोली, जब तक बात साफ नहीं हो जाती किसी को भी फाइनल निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। मुझे सुबाई की बातों पर विश्वास है। फिर सुबाई ने अपनी छाती पर हाथ मारकर जोर से कहा, डेंजरस जानवर बहुत करीब आ रहे हैं, कृपया मेरा विश्वास करो, मैं एक एनिमल ट्रेनर असाधारण क्षमता वाला हूँ, मुझे खतरे को भांपने की स्पेशल क्षमता है। पास खड़े टीचर लियाओ ने ये खबर सुनकर दिमाग खो बैठे, तुम एक असाधारण क्षमता वाले हो तो स्कूल में इसकी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है? साथी छात्र भी हैरान थे कि सुबाई असाधारण क्षमता वाला निकला, लेकिन उसका एनिमल कहाँ है? हालांकि सुबाई ने उन्हें बताया कि पहले 5 यूनिवर्सिटीज में प्रवेश करते समय वह सीधा सिलेक्टेड हुआ था, इसलिए स्कूल ने उसके असाधारण क्षमता वाले होने की जानकारी दर्ज नहीं की थी। ठीक उसी समय जंगल से अचानक बहुत से लोग बाहर भागे। हर कोई चिल्ला रहा था कि भूतिया बिल्लियां आ गई हैं। ये देखते ही सहायक बटालियन कमांडर जोर से चिल्लाया, सभी लोग तुरंत मेरी तरफ इकट्ठा हो जाइए, तुरंत डिफेंसिव सर्कल बनाएं, कम्युनिकेटर तुरंत अड्डे से कांटेक्ट करें और हेल्प की रिक्वेस्ट करें। लेकिन कम्युनिकेटर ने कहा, सहायक बटालियन कमांडर, अभी अड्डे से खबर मिली है, अड्डे के आसपास भी बड़ी संख्या में डेंजरस जानवरों के होने का पता चला है, अभी हेल्प देना पॉसिबल नहीं है। उस समय टीचर लियाओ इधर उधर बड़बड़ा रहे थे, सहायक बटालियन कमांडर, सच में 100 से ज्यादा डेंजरस जानवर अटैक करने आ रहे हैं, बिना हेल्प के इन छात्रों में कोई लड़ने की ताकत तो है नहीं। ये सुनकर सहायक बटालियन कमांडर ने सीधा उनसे कहा, सुबाई की समझ सही थी, मैंने अब बड़ी संख्या में डेंजरस जानवरों को हमारी तरफ बहुत इजी से आते हुए महसूस किया है। उसी समय सहायक बटालियन कमांडर को कुछ याद आया, उसने तुरंत सहायक दल के नेता को ऑर्डर दिया, 4 सैनिकों को भेजो जो इन 2 छात्रों की पूरी ताकत से रक्षा करें। हालांकि सुबाई ने कहा कि मुझे लड़ाई में प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। उसकी बात खत्म होते ही जंगल से ब्रॉन्ज शुरुआती लेवल की एक भूतिया बिल्ली निकली, फिर एक के बाद एक शाखाओं के पीछे से लोगों की तरफ दौड़ी। ये डेंजरस जानवर इंसानों का कत्लेआम कर रहे थे, देखकर सब हैरान थे कि ये बिल्लियां कहाँ हैं, ये तो बाघों जैसी लग रही थी। लड़ाई के दौरान सहायक बटालियन कमांडर सबको समझा रहा था कि डिफेंसिव सर्कल मजबूती से बनाए रखो, जब तक हम भूतिया बिल्लियों के पहले अटैक को रोक लेंगे हम उन्हें हरा सकेंगे। जैसे ही भूतिया बिल्लियां छात्रों की तरफ दौड़ी, अचानक एक आवाज गूंजी, 5 यूनिवर्सिटीज के विद्यार्थी
विद्यार्थियों, क्या तुम्हें अपनी शपथ याद है? मेरी छाती से राष्ट्र अटल रहे, लंबा लंबा। आवाज गिरते ही कुछ ब्लू रोशनियां भूतिया बिल्लियों की तरफ दागी गईं। अगले ही पल छात्रों के पीछे से दो लोग भूतिया बिल्लियों की तरफ दौड़ पड़े। इन दोनों ने आराम से भूतिया बिल्लियों को मार डाला। छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। उस समय पास के टीचर लियाओ ने भी उन्हें पहचान लिया। शूटर झांग मानी और नेचुरल ताकतवर लो योंगकियांग, हमारी इस बैच के छात्रों की क्षमता सच में कमाल की है। पास के सूबाई ने भी कहा, इन दोनों की क्षमता सच में बहुत तेज है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ छोटा 8 है वेपन। हालांकि सब लोग उन दोनों के लिए जयकार कर ही रहे थे कि अचानक एक तीखी चीख सुनाई दी। उस समय जंगल में एक काला साया इधर उधर घूम रहा था। वो थी गोल्ड स्तर की भूतियां, बिल्लियों की क्वीन। ये देखकर सहायक बटालियन कमांडर लाइडाओ वहीं सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आया कि इस इलाके में सिल्वर स्तर की बिल्ली क्वीन कैसे आ गई। उसने तुरंत अड्डे से फिर से हेल्प की रिक्वेस्ट की। नए बछड़े को शेर से डर नहीं लगता। सहायक बटालियन कमांडर लाइडाओ के हैरान होते ही लो योंगकियांग और दूसरा व्यक्ति बिल्ली क्वीन की तरफ दौड़ पड़े। कैसी बिल्ली क्वीन? पहले मेरा एक वार खा। तभी टीचर लियाओ जोर से चिल्लाए, सावधान, जल्दी वापस आओ, ये सिल्वर स्तर का डेंजरस जानवर है, मजाक की बात नहीं है। बिना किसी आश्चर्य के बिल्ली क्वीन ने एक ही वार में उन दोनों को तुरंत नीचे गिरा दिया। उस समय टीचर लियाओ अब भी चिल्ला रहे थे कि दोनों जल्दी वापस आ जाएं, लेकिन सहायक बटालियन कमांडर लाइडाओ जानता था कि अब देर हो चुकी है। फिर उसने सबको तुरंत गोली चलाने को कहा। पहले उन दोनों को बचाने की कोशिश करो, लेकिन तब तक बिल्ली क्वीन उन दोनों पर फिर से अटैक करने को थी। उसी समय सूबाई की आवाज तो सुनाई दी। ये तरीका थोड़ा अजीब है, मैं एनिमल ट्रेनर सूबाई हूँ। छोटा 8 मेरा पेट जानवर है, तुम छोटे जानवरों को साफ करने की जिम्मेदारी लो। ये बिल्ली क्वीन मुझ पर छोड़ो। ये बात कहते ही सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। वाह, क्या कछुआ अब इतना ताकतवर हो गया है। सूबाई ने हाथ हिलाकर कहा, छोटा 8 इस जंगली बिल्ली को अपना तेवर दिखा। जैसे ही छोटा 8 जमीन से उड़ा, सब लोग देखते रह गए। ये क्या चीज है? सूबाई का ये कछुआ इतनी तेज कैसे दौड़ता है? यहाँ तक कि सहायक बटालियन कमांडर ने छोटे 8 और बिल्ली क्वीन की लड़ाई देखकर कहा, उम्मीद नहीं थी कि इस सूबाई में इतनी क्षमता है। ये सुनकर पास के टीचर लियाओ ने भी कहा, सूबाई, छात्र का पेट जानवर सच में थोड़ा अलग है। देखा कि सूबाई के कछुए ने बिल्ली क्वीन को रोक लिया है। टीचर लियाओ ने मुंह घुमाकर सबसे कहा, सब साथ चलो, हम इन भूतिया बिल्लियों को खत्म करते हैं। छोटा 8 उसे डेडली वार करने को तैयार था, लेकिन जब उसने अपने पूरे जोर से अपने पंजे छोटे 8 के खोल पर मारे तो उसे पता चला कि उसके सारे पंजे टूट चुके हैं, जबकि छोटा 8 ने कवच डिफेंस स्किल एक्टिव कर रखा था और अभी भी बिल्कुल सेफ था। सहायक बटालियन कमांडर ने यह हाल देखा तो हैरान रह गया। साधारण लेवल का जानवर सिल्वर लेवल की बिल्ली क्वीन के पंजे तोड़ सकता है, ये कैसा कमाल का बचाव है। हालांकि वह जानता था कि अब हैरान होने का समय नहीं है। उसने तुरंत सबको कहा कि मेरी रक्षा करो। वह बिल्ली क्वीन के रुकने का फायदा उठाकर उस पर अटैक करेगा। अगले ही पल सहायक बटालियन कमांडर ने दोनों हाथों से तलवार पकड़कर बिल्ली क्वीन के पेट के कमजोर हिस्से पर वार किया। सहायक बटालियन कमांडर के जोरदार चिल्लाने के साथ मरने वाले जानवर उसने तलवार बिल्ली क्वीन की पीठ में गड़ा दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह थोड़ा चूक गया और बिल्ली क्वीन को डेडली नुकसान नहीं पहुंचा सका। फिर उस बिल्ली क्वीन ने अपनी दुम घुमाकर सहायक बटालियन कमांडर को उड़ा दिया, क्योंकि वह सफल नहीं हुआ था। सहायक बटालियन कमांडर ने फिर से बिल्ली क्वीन पर अटैक कर दिया। फिर से मरने वाले जानवर, आज या तो तू मरेगा या मैं। लेकिन तब तक सूबाई की तरफ से छोटे 8 को पूरा जोर लगाने का ऑर्डर दे दिया गया था। जैसे ही सूबाई ने हाथ नीचे किया, छोटा 8 अपनी जगह पर लगातार घूमने लगा। उस समय सूबाई सोच रहा था, किताबों में लिखा है कि बिल्ली क्वीन की कमजोरी उसकी आत्मा है, तो मैं तुझे एक जोरदार वार देता हूँ। अगले ही पल उसने सीधा छोटे 8 को एक लात मारकर उड़ा दिया। बिना किसी आश्चर्य के छोटा 8 बिल्ली क्वीन की तरफ इस तरह दौड़ा कि उसके जोरदार प्रहार ने बिल्ली क्वीन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। जैसे ही बिल्ली क्वीन उसके कमजोर हिस्से पर लगी, सहायक बटालियन कमांडर ने राहत की सांस ली। हालांकि वह बिल्ली क्वीन, जिसका निचला हिस्सा टूट चुका था, अब अपनी आखिरी ताकत से जोर से चीखी, फिर जमीन पर गिरकर हमेशा के लिए दम तोड़ दिया। बिल्ली क्वीन को हराया देखकर सब लोग तुरंत खुशी से झूम उठे। यहाँ तक कि लिन यानरान भी खुशी से सूबाई से लिपट गई। तुम कितने कमाल हो, तुमने गोल्ड लेवल की बिल्ली क्वीन को हरा दिया। उस समय सबने सूबाई को घेर कर तारीफ करनी शुरू कर दी। सूगे, तुम भी कितने ताकतवर हो, तुमने ये कछुआ कहाँ से खरीदा? मैं भी एक पालना चाहता हूँ। लेकिन तब तक छोटा 8 बिल्ली क्वीन के शरीर पर हाथ फेर रहा था। देखते ही देखते छोटे 8 के हाथ में एक पीला कोर आया और वह उसे खाने को था। लेकिन जैसे ही छोटे 8 ने वो कोर निगला, आसमान में अचानक बादल छा गए। सहायक बटालियन कमांडर ने ये देखा तो जोर से कहा, मुसीबत आ गई। बिल्ली क्वीन की मरने से पहले वाली चीख अपनी जाति को बुला रही थी। क्या कोई और भी डेंजरस जानवर करीब आ रहा है? ठीक उसी समय अड्डे के युद्ध ऑपरेशन केंद्र में डेंजर का अलार्म बज रहा था। ऑनर मोर्चे पर मिले एनर्जी उतार चढ़ाव के एनालिसिस के अनुसार F269 क्षेत्र में बड़ी संख्या में अननोन लेवल के डेंजरस जानवर पाए गए हैं, जो बहुत डेंजरस हैं। फिर ऑपरेशन केंद्र में एक व्यक्ति की चीख सुनाई दी। क्या तुम कह रहे हो कि लिन टाइगर की बेटी इसी बैच की प्रैक्टिकल एग्जाम देने वालों में है? उसने कहा, हाँ, मुझे आशा है कि आप पूरी ताकत से मदद करेंगे। फिर कमांडर ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं तुरंत टोही बटालियन को तुम्हें युद्ध के मैदान तक पहुंचाने का ऑर्डर देता हूँ। हालांकि वैन युआन ने उनसे कहा, जरूरत नहीं है, मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं पहले खुद चला जाऊंगा। अगर लिन टाइगर पागल हो गया तो पूरा झांगझो शहर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ सूबाई के पास आसमान में अचानक एक आवाज गूंजी, मूर्ख
इंसानों, नीची जाति। ये सुनकर टीचर लियाओ हैरान था कि ये कैसे हो सकता है, ये डेंजरस जानवर इंसानों की भाषा बोल सकता है। हालांकि सहायक बटालियन कमांडर ने कहा कि ये नामुमकिन है। इंसानों की भाषा समझने वाले डेंजरस जानवर कम से कम गोल्ड लेवल से ऊपर के होते हैं, इस क्षेत्र में नहीं हो सकते। फिर उसने सबको डिफेंसिव सर्कल बनाने और घायलों को बीच में रखने को कहा। उसी समय आसमान का वो काला साया बिल्ली क्वीन के पास आकर खड़ा हो गया। नीची जाति, मेरी जाति का खून करने की हिम्मत कैसे हुई? फिर सबने देखा कि वो काला साया बिल्ली क्वीन की लाश खा रहा था और उसी समय सूबाई के सिस्टम ने भी वार्निंग दी, एक्सट्रीम डेंजर, आसपास गोल्ड लेवल का डेंजरस जानवर पाया गया है, कृपया तुरंत चले जाएं। जैसे ही उस काले साये ने बिल्ली क्वीन की लाश खत्म की, सबने उसका रूप साफ देख लिया। वह थी गोल्ड लेवल की परिवर्तित शैडो बिल्ली क्वीन। ये डेंजरस जानवर देखकर सबकी लड़ने की इच्छा खत्म हो गई। यहाँ तक कि उनके टीचर ने भी गोल्ड लेवल का जानवर कभी नहीं देखा था। लेकिन सहायक बटालियन कमांडर उस पल पीछे नहीं हटा। उसने जोर से कहा, सब लोग घायलों को लेकर पीछे हटो, मैं बचाव करूंगा, और तलवार उठाकर उस डेंजरस जानवर की तरफ दौड़ा। लेकिन जब तक वह शैडो बिल्ली क्वीन के बालों को छूता, तब तक एक ही वार में उड़ चुका था। ये देखकर सूबाई ने जल्दी से छोटे 8 को सहायक बटालियन कमांडर की रक्षा करने को कहा। फिर वो छोटा 8 सहायक बटालियन कमांडर के सामने आकर खड़ा हो गया और उसके लिए बिल्ली क्वीन का वार सह लिया। ये देखकर कि ये कछुआ उसके एक वार को झेल सकता है, बिल्ली क्वीन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। ये कछुआ काफी मजबूत है। लेकिन अगले ही पल उस वार के पीछे के झटके से छोटे 8 की पीठ टूट गई और उस पर 3 खूनी निशान पड़ गए। सूबाई को अचानक खून की उल्टी आई। सहायक बटालियन कमांडर ने अंदाजा लगाया कि क्या ये एनिमल ट्रेनर की प्रतिभा का मूल स्रोत शेयर करने वाली क्षमता है। उसी समय सूबाई के पैनल पर भी एक वार्निंग मैसेज आया, ट्रेन्ड एनिमल गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिससे एनिमल ट्रेनर की प्रतिभा मूल स्रोत शेयर एक्टिव हो गई है। उस समय उसकी हालत देखने आए टीचर लियाओ और सहायक बटालियन कमांडर ने देखा कि सूबाई पर कोई बाहरी चोट नहीं है। दोनों मन ही मन सोच रहे थे, क्या सूबाई सच में उस पौराणिक एनिमल ट्रेनिंग स्किल मूल स्रोत शेयर को समझ गया है? फिर टीचर लियाओ ने तलवार उठाकर सबको जोर से कहा, सूबाई अपने पेट जानवर के लिए गोल्ड लेवल की भूतिया बिल्ली का अटैक सहन कर रहा है, हम सब जल्दी से उसकी मदद करें। ये सुनकर सबने कहा, उसे अकेला नहीं लड़ने देंगे। दूसरी तरफ बिल्ली क्वीन ने सबके हौसले देखकर तिरस्कार से कहा, बस एक झुंड चींटियां। अगले ही पल उसने शैडो अटैक करके सब पर वार कर दिया। जैसे ही वो काला साया टीचर लियाओ के पास से गुजरा, वह अचानक चिल्लाया, बुरा हो गया, सूबाई सावधान। फिर देखते ही देखते वो काला साया सीधा सूबाई की तरफ दौड़ा। लेकिन ठीक उसी समय अचानक धमाके की आवाज हुई। ये नजारा देखकर लिन यानरान कुछ सोचती रह गई। लेकिन सूबाई उस समय बड़े बड़े सीने से लगा हुआ हल्के से मुस्कुराया। सिल्वर लेवल की बिल्ली क्वीन का क्रिस्टल आखिरकार अब्सॉर्ब हो गया। उसी समय पैनल पर एक मैसेज आया, छोटा कछुआ अपग्रेड होकर ब्रॉन्ज शुरुआती लेवल पर पहुंच गया है, आभासी कछुआ स्किल का उपयोग कर सकता है, यानी आभासी कछुआ ब्लड लाइन एक्टिव करके थोड़े समय के लिए आभासी काला कछुआ बना रह सकता है। अगले ही पल देखते ही देखते छोटे 8 ने सीधा गोल्डन रंग का आभासी काला कछुआ प्रकट कर दिया। उस समय टीचर लियाओ ने आसमान में गोल्डन काले कछुए को देखकर विश्वास नहीं किया कि ये सूबाई का पेट जानवर है। पास के सहायक बटालियन कमांडर ने साहस करके गैस किया कि क्या ये एपिक लेवल का पेट जानवर है। दूसरी तरफ सूबाई के घाव भी बहुत ठीक हो गए थे। फिर उसने परिवर्तित बिल्ली क्वीन की तरफ इशारा करते हुए जोर से कहा, छोटा 8 मुझे इस जानवर को खत्म करो। आवाज खत्म होते ही छोटे 8 ने बिल्ली क्वीन को एक तमाचा मारा। ये देखकर सब वहीं सन्न रह गए। सबने तारीफ की कि सूबाई का ये पेट जानवर, जो अभी ब्रॉन्ज शुरुआती लेवल पर है, में इतनी भयानक दबदबा है, उसका ब्लड लाइन लेवल काफी ऊंचा लगता है। और भी हैरानी की बात ये थी कि छोटा 8 बिल्ली क्वीन को एक थप्पड़ में उड़ा सकता है। हालांकि इस वार ने बिल्ली क्वीन को पूरी तरह से गुस्से से भर दिया। फिर उसने पूरे शरीर में ब्लैक एनर्जी फैला दी और चीखने लगी, मैं चाहता हूँ तुम सब मरो। ये देखकर कि बिल्ली क्वीन पागल हो गई है, सबने वार्निंग दी, सब जल्दी पीछे हटो। लेकिन वो बिल्ली क्वीन ने किसी को भी बख्शने की प्लान नहीं बनाई थी। अगले ही पल उसने शैडो डिविजन स्किल का इस्तेमाल किया। उसके शरीर से कई ब्लैक परिवर्तित बिल्लियां निकली। ये परिवर्तित बिल्लियां सीधे छोटे 8 को पार करके सबकी तरफ दौड़ी। ये देखकर सूबाई ने जल्दी से छोटे 8 को उन्हें रोकने का ऑर्डर दिया। तब देखते ही देखते छोटे 8 ने जोर से चिल्लाकर ग्रेविटी 0 स्किल का इस्तेमाल किया। तुरंत ही सारी परिवर्तित बिल्लियां जो इंसानों पर झपट रही थीं, वहीं स्थिर हो गईं और हिल नहीं पाईं। अगले ही पल वे एक बड़े ग्रेविटी बल से छोटे 8 की तरफ खींच गईं। फिर छोटे 8 ने बड़ा मुंह खोलकर उन्हें निगल लिया। देखा कि छोटे 8 ने पीछे के खतरे को टाल दिया। सूबाई ने सीधा उससे कहा, पूरी ताकत लगा दो, अब और किसी से मतलब मत रखो। सूबाई की बात खत्म होते ही छोटे 8 के मुंह से गोल्डन रोशनी की एक तेज किरण निकलने लगी। वो किरण एक शक्तिशाली एनर्जी वेव में बदलकर बिल्ली क्वीन की तरफ दागी गई। जब सब इस एनर्जी वेव की शक्ति की तारीफ कर ही रहे थे, तब तक वो बिल्ली क्वीन उसके वार से चूर चूर हो चुकी थी। दूसरी तरफ एक व्यक्ति तेजी से अटैक वाली जगह की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जब वह पहुंचा तो देखा कि लड़ाई खत्म हो चुकी थी। उसने इतना भयानक बैटलफील्ड देखकर अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये लोग क्या बीते होंगे। लिन यानरान को देखकर वेन युआन जल्दी से पास आकर बोला, यंग लेडी, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। वेन युआन को आया देखकर टीचर लियाओ भी थोड़ा हैरान हुआ। फिर सहायक बटालियन कमांडर ने आकर रिपोर्ट कहा, वेन युआन, मैं F269 मिलिट्री अड्डे का सहायक बटालियन कमांडर लाइडाओ हूँ। इस लड़ाई में मैंने एक दल की सेना के साथ 5 यूनिवर्सिटीज के गाइड्स और छात्रों को लेकर भूतिया बिल्लियों के एक बड़े झुंड
का सामना किया। हमने 800 से अधिक भूतिया बिल्लियों को मार डाला, जिनमें ब्रॉन्ज लेवल की कई, सिल्वर लेवल की एक और गोल्ड लेवल की एक शामिल है। फिलहाल कैजुअलिटीज की गिनती की जा रही है और गंभीर रूप से घायलों का फर्स्ट एड किया जा रहा है। ये सुनकर कि एक गोल्ड लेवल का जानवर भी था, वैन युआन ने तुरंत पूछा, ये गोल्ड लेवल का राक्षस तुमने मार डाला? ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। लेकिन सहायक बटालियन कमांडर ने रिपोर्ट किया कि ये सूबाई और उसके पेट जानवर ने मारा है। ये सुनकर वैन युआन ने भी मुंह घुमाकर सूबाई की तरफ देखा। क्या ये बिल्ली क्वीन तुमने मारी? इस पर सूबाई ने कहा कि ये सिर्फ मेरा अकेला का काम नहीं है, मैंने और सहायक बटालियन कमांडर और गाइड्स ने मिलकर इसे मारा है। ये देखकर कि सूबाई जवान होने के बावजूद इतना विनम्र है, वैन युआन ने सीधा उसे इन्विटेशन दिया। सूबाई, 5 यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएट होने के बाद क्या तुम्हें जियांगजो किले में आगे की पढ़ाई करने का कोई शौक है? हालांकि एनिमल ट्रेनर्स का जमाना खत्म हो चुका है, लेकिन मैं खुद तुम्हें गाइडेंस दूंगा। हालांकि सूबाई ने अभी तक अपने फ्यूचर के बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया था, इसलिए वह केवल वैन युआन के अच्छे इरादे के लिए धन्यवाद दे सका। उसी समय सहायक बटालियन कमांडर ने फिर से रिपोर्ट किया, युद्ध के मैदान की सफाई हो चुकी है, कृपया ऑर्डर दें। फिर वैन युआन ने सबको अड्डे पर वापस जाने का ऑर्डर दे दिया। किले में वापस आने के बाद जून फांग ने छात्रों को काउंटिंग करने के लिए संगठित किया, फिर व्यवस्थित तरीके से ट्रांसफर गेट में प्रवेश किया। जाने से पहले उन्होंने छात्रों से कहा कि वापस जाकर अच्छे से प्रैक्टिस करो, तुम लोग मेरे अब तक देखे गए सबसे मजबूत बैच हो। सहायक बटालियन कमांडर छात्रों की पीठ देख रहा था और कह रहा था, ये बच्चे बहुत खास हैं, खासकर उस सूबाई नाम का लड़का, उसका फ्यूचर बहुत उज्जवल है। इस पर टीचर लियाओ ने भी तारीफ की। एक नए छात्र के रूप में इतनी ताकत हासिल करना उसका फ्यूचर सोच से परे है। स्कूल लौटने के बाद सब इस डेंजरस मिशन से अभी भी सहमे हुए थे, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले उन्होंने देखा कि मैदान में सब जोर से चिल्ला रहे थे, जिंगजो 5 यूनिवर्सिटीज के सभी टीचर्स और छात्र हमारे हीरोज का स्वागत करते हैं। यहाँ तक कि फूल देने वाली लड़कियां भी थीं। हालांकि वापस आए सब लोग जानते थे कि असली हीरो सूबाई था, उसके मुकाबले हम तो बस तोप के चारे थे। कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि अगर हमारे आसपास इतने सारे साथी कम न हुए होते तो मुझे शक होता कि आज का एक्सपीरियंस मेरे द्वारा देखा गया एक सपना था। फिर स्कूल के अधिकारी भी सूबाई के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, युद्ध के मैदान में तुम्हारी परिस्थितियां मुझे पता चल गई हैं। तुम सब मेरे जियांगजो 5 यूनिवर्सिटीज के हीरोज हो। इस बार तुम्हारी एग्जाम के अंक अब तक के सबसे ऊंचे होंगे। हालांकि एग्जाम के अंकों के बारे में सूबाई ने कहा कि अब वह सिर्फ हॉस्टल जाकर नहाना और फिर अच्छी नींद लेना चाहता है। देखते ही देखते कुछ लोग हॉस्टल लौट आए। उस समय कमरे में कोई कह रहा था, दोस्तों क्या तुम्हें लगता है कि आज रात का बिस्तर बहुत नरम है? किसी ने पूछा, क्या इस बार हम बड़ा कारनामा करके आए हैं? ये मिलिट्री उपलब्धियां तो हमें मिलनी ही चाहिए। लेकिन हान जियागांग ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी थोड़ी सी मिलिट्री उपलब्धि से कितने रिसोर्सेज बदले जा सकते हैं? बात करो तो हमारे सूगे ने गोल्ड लेवल के जानवर को मारा है। मेरा गेस है कि वह एक टोकरी भर के प्रैक्टिस रिसोर्सेज बदल सकता है। ये कहते हुए वह सीधा उठ बैठा और बोला, वैसे सूगे तुम्हारा छोटा 8 किस नस्ल का कछुआ है? मैं भी जाकर एक खरीदूंगा, किसी और वजह से नहीं। ये कछुआ देखकर मुझे चैन आता है। अगली सुबह बहुत जल्दी किसी ने हॉस्टल का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। उस समय अभी नींद से नहीं जागा हान जियागांग चलते चलते बोल रहा था, कौन है? इतनी सुबह कौन दरवाजा खटखटा रहा है? लेकिन दरवाजा खोलते ही वह वहीं सन्न रह गया। अगले ही पल कुछ छात्राओं ने धीरे से कहा, नमस्ते जूनियर्स, हम जियांगहू विद्यार्थी परिषद से हैं। तुम सब अभी अभी युद्ध के मैदान से लौटे हीरोज हो। हम तुम्हारे लिए नाश्ता लाए हैं। ये सब सीनियर छात्राओं ने खुद बनाया है, इसे नकारना मत। इतना कहकर पूछा, वैसे कौन है सूबाई? उन्हें अंदर बुलाने के बाद हान जियागांग हंसते हुए बोला, सीनियर्स आप बहुत मेहरबान हैं, हम आपकी इस मेहरबानी को कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन वो लड़कियां अंदर आते ही सूबाई को ढूंढने लगी। सूबाई कहाँ है? क्या मैं तुम्हारे साथ फोटो ले सकती हूँ? ये सुनकर हान जियागांग ने उन्हें बताया कि सूगे दौड़ने गए हैं। क्या तुम लोग सूगे को जानती हो? सूबाई को न पाकर वो लोग बड़बड़ाने लगी कि तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? अब पूरे स्कूल में कौन है जो सूबाई को नहीं जानता? बस अफसोस वो हमें नहीं जानता। ये देखकर उसके रूममेट्स ने भी कहा, सूगे तो मशहूर हो गए। जब देखा कि सूबाई सच में नहीं है तो लड़कियां वापस जाने को हुई। जाते जाते उन्होंने कहा कि टीवी चालू करके देख लो। फिर सूबाई के न होने पर वे नाश्ता भी ले गईं। जैसे ही सूबाई दौड़ रहा था, अचानक स्कूल की बड़ी स्क्रीन पर ताजा खबर आने लगी। नीचे है राष्ट्र मिलिट्री चैनल की इंपॉर्टेंट खबर। पिछले कई दिनों में कई प्रांतों में बड़े पैमाने पर वांजू डेंजरस जानवरों ने इंसानों के पिछले मिलिट्री अड्डों पर अटैक करने की घटनाएं हुई हैं। सभी पिछले मिलिट्री अड्डों पर अटैक करने वाले वांजू डेंजरस जानवरों में गोल्ड लेवल के योद्धा भी थे, जिनमें से एक गोल्ड लेवल का, एक सिल्वर लेवल का और कुछ ब्रॉन्ज एवं साधारण लेवल के डेंजरस जानवर मारे गए, जिनमें एक छात्र सूबाई ने अकेले ही गोल्ड लेवल के डेंजरस जानवर को रोक रखा था और गाइड्स तथा सेना के एक ब्रॉन्ज लेवल के एक्सपर्ट के सहयोग से उसे मारने का कारनामा किया। पूरे क्षेत्र में हार के सिवा सिर्फ जियांगजो 5 यूनिवर्सिटीज ही विजयी रहा। राष्ट्र सेना ने डिसीजन लिया है कि जियांगजो 5 यूनिवर्सिटीज के सभी सहभागी छात्रों एवं गाइड्स को सामूहिक रूप से द्वितीय श्रेणी के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें ग्रेट वॉल सिल्वर मेडल दिया जाएगा और छात्र सूबाई को उसके उत्कृष्ट कारनामों के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रथम श्रेणी के सम्मान के रूप में ग्रेट वॉल गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। उस समय सूबाई ने सोचा भी नहीं था कि ये इतना अचानक होगा। खबर आते ही स्कूल के सब लोग चर्चा करने लगे, क्या सूबाई 5 यूनिवर्सिटीज का पहले वर्ष का छात्र है? बहुत ताकतवर है, मैं जन्मों जन्म ग्रेट वॉल गोल्ड मेडल नहीं पा सकता। ये एक नए छात्र ने पा लिया। 5 यूनिवर्सिटीज, जय हो मानव जाति।
जीत हमारी है। मैं सू बाई से मिलना चाहता हूँ। कुछ लड़कियां तो जोर से चिल्ला रही थी, कौन सू बाई को जानता है, मैं उसके साथ रिश्ता बनाना चाहती हूँ। जब सू बाई किसी तरह लोगों की नजरों से बचकर भागा तो उसके फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही उसने सुना कि उसकी बहन फोन पर बहुत उत्साहित होकर चिल्ला रही थी, भाई तुम टीवी पर आ गए हो, माँ बाप ने कहा है कि तुम घर आ जाओ, तुम्हारी दावत करेंगे। माँ बाप भी इधर उधर कह रहे थे, बेटा तुम्हें इतना बड़ा सम्मान मिला है, अब पड़ोस के सब लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। तुम्हारे बड़े फूफा जी की पत्नी की छोटी बहन ने अभी फोन किया था कि तुमसे एक लड़की का परिचय कराना चाहती है। फिर सू छोटी बहन ने विनती करते हुए कहा, भाई तुम जल्दी घर आ जाओ वरना हमारे घर का दरवाजा टूट जाएगा। परिवार वालों को ऐसा कहते देख सू बाई को केवल इतना कहना पड़ा, ठीक है एग्जाम खत्म हुई है, 2 दिन की छुट्टी है, मैं थोड़ा सा सामान रखकर वापस आकर देखूंगा। जैसे ही सू बाई नीचे पहुंचा उसने किसी को जोर से चिल्लाते सुना, अरे बूढ़े सू, कमाल हो गया, तुम्हारे घर का हीरो वापस आ गया है, जल्दी बाहर आकर स्वागत करो। लेकिन ये नजारा देखकर सू बाई के पसीने छूट गए, क्या ये सब मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं? उस समय पड़ोस के लोग चिल्ला रहे थे, सू बाई वापस आ गया, हीरो वापस आ गया, क्या तुम्हें हमें याद है? हमने तुम्हें बचपन में गोद में लिया था। सू छोटी बहन ने सू बाई को देखा तो खुशी से रो पड़ी, भाई तुम आखिरकार आ गए। घर लौटते समय पड़ोसियों ने सू बाई को अपने घर खाने का इनविटेशन दिया, चलो चलो बूढ़े सू बाई को लेकर मेरे घर चलो, बर्तन में कछुआ पका है, हम सब साथ में थोड़ी पी लेंगे। हालांकि सू बाई के पिता ने उस समय कहा, सबकी दया का शुक्रिया, घर पर खाना तैयार है, जब बच्चा थोड़ा आराम कर लेगा तो मैं उसे सबके यहाँ मिलने भेजूंगा। अपने पिता को यूं मदद करते देख सू बाई ने तुरंत कहा, मैं थोड़ी देर में जरूर सभी चाचा चाची से मिलने आऊंगा। जाते समय झांग आंटी बड़बड़ा रही थी, बूढ़े सू बाई को लेकर थोड़ी देर में आना, मेरी पोती भी शहर में कॉलेज पढ़ती है, उनका परिचय करा देना। घर पहुंचकर सू बाई शिकायत कर रहा था, अगर पहले पता होता कि ऐसा हाल होगा तो मैं अंधेरा होने पर चुपके से वापस आता। लेकिन सू छोटी बहन ने उसे बताया कि इससे कोई फायदा नहीं है, झांग आंटी ने हमारे घर के दरवाजे पर पहले ही सीसीटीवी लगवा रखा है, तुम्हारा इंतजार कर रही हैं कि तुम आओ और अपनी पोती से तुम्हारा परिचय कराएं। अपने प्यारे बेटे को वापस आता देख सू बाई के पिता ने खुद खाना बनाने की ठानी। माँ ने भी सू बाई से कहा, बेटा तुम थोड़ा आराम करो, हम तुम्हारे पिता के साथ खाना बनाते हैं, बेटी तुम भी मदद करो। बैग रखने के बाद सू बाई आखिरकार थोड़ी देर आराम कर पाया, लेकिन उसके बैठते ही पैनल पर सिग्नल मिला, संभावित अनुबंध जीव छोटी बिल्ली, क्या आप उसे पेट बनाना चाहेंगे? सू छोटी बहन ने सू बाई को वहीं सोचते देखा तो उससे पूछा, भाई तुम्हें क्या हुआ? ये सुनकर सू बाई ने उससे पूछा, छोटी बहन क्या हमारे घर में कोई बिल्ली पाली है? तुम कह रहे हो छोटी सफेदी, वो तो वहाँ कुछ खा रही है। एक सफेद बिल्ली का बच्चा देखकर सू बाई ने शिकायत की, क्या कोई ऊंची नस्ल का पेट जानवर नहीं पाल सकते? लेकिन सू छोटी बहन ने कहा, छोटी सफेदी कहाँ कम ऊंची नस्ल है, इतनी प्यारी है। छोटा 8 तो तुम ले गए, ठीक कुछ दिन पहले मुझे सड़क पर छोटी सफेदी मिली तो मैं उसे घर ले आई। अपनी छोटी बहन को इतना पसंद करते देख सू बाई ने भी इस बार उसे छोड़ने का विचार किया, लेकिन अगले ही पल सिस्टम ने फिर से सिग्नल भेजा, पेट जीव छोटी बिल्ली, लेवल सामान्य शुरुआती, इसमें एक निश्चित मात्रा में व्हाइट टाइगर दैवीय ब्लड है जो अनलिमिटेड रूप से बढ़ सकता है, अंततः यह डिवाइन जानवर बनेगा। पैनल पर लिखा डिस्क्रिप्शन देखकर सू बाई तुरंत चिल्लाया, क्या कहीं इस स्ट्रे बिल्ली में सच में व्हाइट टाइगर का ब्लड तो नहीं है? उस समय छोटी सफेदी बड़ी उम्मीद से सू बाई की तरफ देख रही थी। ये हाल देखकर उसने सोचा, पहले इसे पेट बना ही लेता हूँ। फिर सू बाई मुस्कुराते हुए सू छोटी बहन के पास आए, छोटा 8 तुम ले ही गए, तुम मेरी छोटी सफेदी को भी ले जाने की हिम्मत मत करना। फिर सू बाई ने कहा, क्या तुम्हें लैपटॉप नहीं चाहिए था? जब सू छोटी बहन फिर भी मानने को तैयार नहीं हुई तो उसने पूछा, क्या तुम्हें वो स्कर्ट भी पसंद आई थी? देखते ही देखते 2 दिन बीत गए और सू बाई स्कूल वापस आ गया। रास्ते में साथी छात्रों ने पहचान लिया, क्या वो सू बाई नहीं है? उसके बैग में बिल्ली कैसे है? क्या वह बिल्ली प्रेमी है? उस समय छोटा 8 छोटी सफेदी से कह रहा था, यही है हमारे बॉस का स्कूल, आगे इनकी रक्षा करना। जैसे ही सू बाई स्कूल में घुसा कई छात्र किनारे चर्चा करने लगे, यही है वो सू बाई जिसे गोल्ड मेडल मिला है, लगता है दिखने में कुछ खास नहीं है, फिर भी इतनी सारी लड़कियां उससे मिलने उसके हॉस्टल तक दौड़ी जा रही हैं। सू बाई ने मन ही मन सोचा, लगता है आगे से मुंह पर मास्क लगाकर चलना पड़ेगा। लेकिन ठीक उसी समय स्कूल के लाउडस्पीकर से आवाज आई, छात्र सू बाई कृपया एक बार प्रिंसिपल के ऑफिस में आए। छात्र सू बाई कृपया एक बार प्रिंसिपल के ऑफिस में आए। लाउडस्पीकर से ये खबर सुनकर सू बाई हैरान था कि प्रिंसिपल मुझे बुला क्यों रहे? सू बाई प्रिंसिपल के ऑफिस में आ चुका था। अंदर घुसते ही प्रिंसिपल ने सू बाई की तारीफ की, अच्छे बच्चे, तुम मेरे चीनी राष्ट्र के अच्छे बेटे हो। F269 मिलिट्री अड्डे में तुम्हारे असाधारण परफॉर्मेंस को देखते हुए स्कूल प्रशासन तुम्हें रिवॉर्ड करने की तैयारी कर रहा है, तुम क्या चाहते हो? ये सुनकर सू बाई ने पहले स्कूल और प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसके मन में बहुत साफ था कि बहुत पहले सुन रखा था कि हमारे प्रिंसिपल काफी कंजूस हैं, उनसे थोड़ी सी चारा उगलवाना आसान नहीं होगा, मुझे पहले कुछ जोरदार मांग करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे बार्गेन करूंगा। फिर उसने कहा, प्रिंसिपल मुझे लगता है कि मैं स्कूल से ज्यादा पैसे खर्च नहीं करवा सकता, बस मुझे 100 गोल्ड लेवल के एनिमल कोर दे दीजिए। सू बाई की मांग सुनकर प्रिंसिपल तुरंत चिल्लाया, क्या 100 गोल्ड के एनिमल कोर? तुम मेरी बूढ़ी हड्डियां तोड़ डालोगे, नहीं तो मैं ये प्रिंसिपल तुम्हें ही दे दूं, बदतमीज लड़के। देखा कि प्रिंसिपल का पारा 7वें आसमान पर है तो सू बाई ना नुकुर करते हुए बोला, तो 100 सिल्वर लेवल के भी चलेंगे। लेकिन प्रिंसिपल ने सीधा सू बाई से कह दिया कि सिल्वर लेवल के भी तुम्हें नहीं मिलेंगे, तुम्हारी इन थोड़ी सी मिलिट्री उपलब्धियों के बदले उसकी कीमत का अंश भी नहीं मिल सकता। हालांकि सू बाई ने कहा, प्रिंसिपल वो गोल्ड मेडल मैं दे सकता हूँ, बदले में मुझे 50 सिल्वर लेवल के एनिमल कोर दे दीजिए। प्रिंसिपल मैंने तो स्कूल के लिए खून बहाया है। सू बाई को भावुक होते देख प्रिंसिपल ने तुरंत गंभीर
होकर कहा, छात्र सुबाई, मानव जाति इसलिए मानव जाति है क्योंकि उसके ताकतवर लोग कमजोरों की रक्षा करते हैं। ये ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारा इन छात्रों को बचाना तुम्हारी ताकतवर होने की समझ और ड्यूटी है। क्या तुम जानते हो? देखा कि प्रिंसिपल अब बड़े बड़े प्रिंसिपल्स बताने लगे हैं। सुबाई ने सीधा कहा, प्रिंसिपल हम बेकार की बातें न करें। 50 सिल्वर लेवल के एनिमल कोर। हालांकि सुबाई की बात प्रिंसिपल ने सुनी ही नहीं होगी। वह लगातार बोलता रहा, बेशक सेना और स्कूल भी तुम्हारी प्रतिभा को दबने नहीं देंगे। इस तरह से मैं डिसीजन लेता हूँ, तुम्हें 10 ब्रॉन्ज लेवल के एनिमल कोर दे दूंगा। ये नंबर सुनकर सुबाई हैरान रह गया। प्रिंसिपल आप क्या कह रहे हैं? सिर्फ 10 ब्रॉन्ज लेवल के? भले ही 20 होते। सुबाई ने सोचा, ये बदतमीज लड़का अभी भी मुझ बूढ़े से बार्गेन करना चाहता है। और सुबाई के मन में सोच रहा था, ये बूढ़ा सच में कितना कंजूस है। रिवॉर्ड की बात तय करने के बाद प्रिंसिपल ने सुबाई से कहा, वैसे तुम्हें रिवॉर्ड देने के अलावा एक छोटी सी बात और बतानी है। स्कूल ने तुम्हें इस साल के 100 यूनिवर्सिटीज के लीग कंपटीशन में पहले साल के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना है। क्या 100 यूनिवर्सिटीज की लीग कंपटीशन? तो रिवॉर्ड देना बहाना था, असल में ये फंसाने की बात थी। प्रिंसिपल ये तो तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ये सुनकर प्रिंसिपल ने घूमकर बेहद गंभीर चेहरा बना लिया और कहा, ये कैसी बात कर रहे हो? जिंगझौ 5 यूनिवर्सिटीज का एक मेंबर होने के नाते अपनी यूनिवर्सिटी के लिए सम्मान लाना तुम्हारा ड्यूटी है। और तुम्हें रिसोर्सेज तो चाहिए नहीं? ये आसान है। लीग के इनाम बहुत शानदार हैं। हालांकि सुबाई जानता था कि 100 यूनिवर्सिटीज की लीग कंपटीशन में तगड़े प्लेयर्स होते हैं। अच्छी रैंक लाना इतना आसान नहीं होगा। जवान आदमी इतना डरपोक कैसे हो सकता है? खैर जल्दी वापस जाकर तैयारी करो। कल सुबह ट्रेनिंग कक्ष में मिलना, देर मत करना। सुबाई को जाता देख प्रिंसिपल मन ही मन बड़बड़ाया। आजकल के जवानों को मूर्ख बनाना मुश्किल होता जा रहा है। देखते ही देखते दूसरे दिन की सुबह हो गई। खेल के मैदान के अंदर प्रिंसिपल खुद सबको विस्तार से समझा रहे थे। इस बार के 100 यूनिवर्सिटीज के लीग की मेजबानी सेना कर रही है। हालांकि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने हमारे स्कूल को उतने रिसोर्सेज नहीं दिए जितने कैपिटल के 5 यूनिवर्सिटीज और मगा के 5 यूनिवर्सिटीज जैसे फेमस स्कूल्स को दिए। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग और भी अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हो। अब नेम लेता हूँ, वू किंगशु, बाइनिंगबिन, शियोंग तियानक्सियांग, फेंगज्यूग। उस समय लो योंगकियांग शिकायत कर रहा था, सच में बहुत अन्याय है। हमारे जियांगजो 5 यूनिवर्सिटीज की स्थापना देर से हुई है, इसलिए छात्रों को मिलने वाले प्रैक्टिस रिसोर्सेज उन फेमस स्कूल से काफी कम है। सुनता हूँ हमारे स्कूल के पिछले सालों के रैंक्स भी बहुत पीछे रहे हैं। नेम लेने के बाद प्रिंसिपल ने कहना जारी रखा, इस साल हमारे स्कूल के लीग में भाग लेने वाला रिप्रेजेंटेटिव दल कुल 10 सदस्यों का है। तुम सब हर कक्षा के सबसे अच्छे छात्र हो। अब एक बात और बताता हूँ, इस साल हमारे स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव दल के कैप्टन का पद सुबाई संभालेगा। ये सुनकर सुबाई तुरंत चिल्लाया, प्रिंसिपल मैं कैप्टन बनूं? क्या तुम गलत समझ रहे हो? हालांकि प्रिंसिपल ने कहा कि सुबाई को कैप्टन बनाने का डिसीजन स्कूल प्रशासन की चर्चा के बाद लिया गया है। हालांकि उस समय दूसरे साथी छात्रों ने भी असंतोष जताया। प्रिंसिपल किंगशु सीनियर चाहे ताकत से हो या योग्यता से, हम सब में सबसे मजबूत हैं। एक पहले साल के नए छात्र को कैप्टन बनाने का क्या अधिकार है? हाँ, सुबाई तो एक ब्रॉन्ज शुरुआती लेवल की असाधारण क्षमता वाला है और किंगशु सीनियर से तो पूरे एक लेवल का फासला है। वह कैप्टन कैसे बन सकता है? इससे पहले कि वो बात खत्म करते प्रिंसिपल ने उन्हें टोक दिया। पिछले 2 दिनों के न्यूज़पेपर तुम सबने देखे। सुबाई में गोल्ड लेवल के डेंजरस जानवर को मारने की ताकत है। तुम में से जो कोई भी कैप्टन बनना चाहता है, उसमें हिम्मत हो तो जाकर एक गोल्ड लेवल का डेंजरस जानवर मार लाओ। मैं तुरंत डिसीजन बदल दूंगा। ये सुनकर बाई निंगबिन ने ताना मारते हुए कहा, किसे पता है उसने गोल्ड लेवल का डेंजरस जानवर कैसे मारा? हो सकता है महज संयोग रहा हो। यहाँ तक कि दूसरे साथी छात्रों ने भी सुबाई को चैलेंज करने की बात कही। ये हाल देखकर सुबाई ने जल्दी से समझाया, साथी छात्रों कैप्टन बनने की इस बात से मैं सच में बिल्कुल अनजान था। और मन ही मन उसने सोचा, ये बूढ़ा कितना बदमाश है, ये तो मुझे सबका निशाना बना रहा है। लेकिन जैसे ही सबके बीच हंगामा मच गया, प्रिंसिपल बिना परवाह किए वहाँ से चल दिया। जाते हुए बोला, कोई दूसरा काम नहीं है तो सब अपनी अपनी तैयारी करने जाओ। लीग को अभी 20 दिन से भी कम समय बचा है। मैं लीग में तुम सबके परफॉर्मेंस की प्रतीक्षा करूंगा। ये बूढ़ा तो भाग गया। सुबाई भी चुपके से निकल गया। सब सीनियर्स, मुझे हॉस्टल में अभी कुछ काम है। सुबाई को भागते देख कुछ लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी। ये कितना कायर है, मुझे विश्वास नहीं होता कि इसने गोल्ड लेवल के डेंजरस जानवर को मारा। लीग के मैदान में मैं इसका मुंह काला कर दूंगा। वहां से निकलकर सुबाई वापस हॉस्टल आ गया। छोटा 8, तुम्हारे लिए 15 ब्रॉन्ज लेवल के एनिमल कोर लाया हूँ, लेकिन रुको, तुम्हारा लेवल अभी बहुत नीचे है। पहले ये ब्लड एनर्जी पाउडर खाओ। देखा कि छोटे 8 का खाना खत्म होने को है। सुबाई सच में रोने लगा। तुम एक बार में ही 10 लाख खा जाते हो, बता दो और कितना खाना पड़ेगा तुम्हें कि विकसित हो जाओ? ये आखिरी कुछ कोर है, अगर इन्हें खाकर भी विकसित नहीं हुए तो बाप सब कुछ छोटी सफेदी को खिला दूंगा। लेकिन जैसे ही छोटे 8 ने आखिरी कोर खाए, अचानक उसके शरीर पर गोल्डन रोशनी चमकने लगी। अगले ही पल वो गोल्डन रोशनी उसके शरीर से बाहर फूट पड़ी। छोटे 8 के विकसित होने से पूरी हॉस्टल की इमारत में गड़गड़ाहट की आवाजें होने लगी। दूसरे साथी छात्र चिल्ला रहे थे, क्या हुआ, कहीं अर्थक्वेक तो नहीं आ रहा? फिर पैनल पर सिग्नल मिला, बधाई हो होस्ट, आभासी कछुआ अपग्रेड होकर ब्रॉन्ज मध्य लेवल पर पहुंच गया है। होस्ट का लेवल बढ़ गया है। सामने का पैनल देखकर सुबाई जोर से हंसा। आखिरकार लेवल बढ़ गया। हालांकि छोटे 8 की स्किल्स की संख्या तो नहीं बढ़ी, लेकिन इसके गुणमान और स्किल लेवल में काफी बढ़ोतरी हुई है। उसी समय पैनल ने फिर से सिग्नल भेजा, बधाई हो होस्ट, छोटी बिल्ली का बच्चा अपग्रेड होकर सामान्य लेवल के उच्च लेवल पर पहुंच गया है। उसने स्किल प्रेत भूत कदम जगा लिया है। सच में
बहुत अच्छा है। छोटी सफेदी ने भी लेवल बढ़ा लिया। छोटी सफेदी की चपलता के गुण काफी ऊंचे हैं। ये तो एक्सप्लोसिव ग्रोथ है। चूंकि छोटा 8 और छोटी सफेदी दोनों का लेवल बढ़ चुका है, तो अब हमारी भी बारी है। आवाज खत्म होते ही पैनल पर फिर से सिग्नल मिला। होस्ट सूबाई, प्रोफेशन एनिमल ट्रेनर, लेवल ब्रॉन्ज का मध्य लेवल। उसे आभासी कछुए का 30% और छोटी बिल्ली के बच्चे का 20% गुण सपोर्ट मिला है। उस पल सूबाई अपने शरीर में हुए बदलाव को महसूस कर रहा था। उसका विश्वास बढ़ गया था। वह 100 यूनिवर्सिटीज की लीग के मंच पर अपना जलवा बिखेरने के लिए रेडी था। सूबाई जैसे ही लाइब्रेरी पहुंचा, वो सामने की बिल्डिंग देखकर हैरान रह गया। उसने नहीं सोचा था कि जियांग वू की लाइब्रेरी इतनी बड़ी होगी। लाइब्रेरियन वेन यान ने उससे कहा, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी तो कॉलेज बनने से पहले से यहाँ थी। यही जियांगजो वूदा की असली विरासत है। कार्ड लगाने के बाद लाइब्रेरियन थोड़ा हैरान हुआ कि ये फर्स्ट ईयर का नया स्टूडेंट 180 पॉइंट्स लेकर आया है। तुम जो एनिमल ट्रेनरों से जुड़ी किताबें देखना चाहते हो, वो उस तरफ हैं। जो डेटा देखना है, जाओ। थैंक यू कहकर सूबाई उस तरफ बढ़ गया। दोनों तरफ किताबों से भरी अलमारियां देखकर उसने कहा, एनिमल ट्रेनरों से जुड़ी किताबें सच में काफी हैं। ये मैं काफी दिनों तक पढ़ता रहूंगा। थोड़ी देर बाद शेल्फ पर एक किताब, लुओ फान की आत्मकथा ने सूबाई का ध्यान खींचा। उसे लगा ये नाम कहीं सुना है। तीनों लोगों का सोर्स, आत्मा अमर, डिवाइन हथियार इकट्ठा, सेक्रेड एनिमल्स का कवच, जड़ों और पत्तियों का सोर्स एक समान। किताब के बारे में लिखा देखकर सूबाई ने सोचा कि सोर्स एक समान करने की ये स्किल तो मैं पहले ही सीख चुका हूँ। फिर आत्मा अमर और सेक्रेड एनिमल्स का कवच का क्या मतलब है? जब वो ध्यान से किताब पढ़ रहा था तो पास के कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। हालांकि वो जानते थे कि सूबाई वही फेमस नया स्टूडेंट है, फिर भी उनका मानना था कि एक एनिमल ट्रेनर चाहे कितना भी डेटा देख ले, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। सूबाई ने दूसरों की टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ किताब पढ़ता रहा। उसने सोचा, ये लुओ फान सीनियर वाकई बहुत शानदार थे। उन्होंने न केवल 3 बड़ी टेक्निकें, सोर्स एक समान, सेक्रेड एनिमल्स का कवच और आत्मा अमर खुद बनाई, बल्कि अकेले ही हानिकारक जीवों के अटैक का मुकाबला किया। लेकिन अफसोस, आखिरकार वो अकेले में बहुतों का सामना न कर सके और वार में वीरगति को प्राप्त हुए। लगता है ये किताब मुझे पूरी पढ़नी होगी। लेकिन जैसे ही सूबाई किताब के कंटेंट से प्रभावित हुआ, उसके हाथ में मौजूद किताब अपने आप हवा में उछल गई और उसमें से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसने कहा, क्या हो रहा है? मुझे एक पावर शरीर में एंटर करती हुई फील हो रही है। कुछ ही देर में सूबाई काउंटर पर आया और लाइब्रेरियन से बोला, सर क्या ये किताब मैं उधार ले सकता हूँ? लेकिन जैसे ही लाइब्रेरियन ने स्कैन करने की कोशिश की, उसने पाया कि इस किताब पर कोई लेबल नहीं था। तो उसने कहा, ये शायद लाइब्रेरी की किताब नहीं है ना? लेकिन सूबाई ने कहा, नहीं, ये किताब मैंने तो शेल्फ से ही उठाई थी। जैसे ही लाइब्रेरियन ने किताब खोलकर उसका कंटेंट देखना चाहिए, उसने पाया कि चाहे कितना भी जोर लगाए, किताब नहीं खुल रही थी। ये देखकर सूबाई हैरान हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मैं इसे पढ़ ही रहा था। लेकिन जैसे ही सूबाई ने किताब अपने हाथ में ली, वो आसानी से खुल गई। ये हालात देखकर लाइब्रेरियन कुछ ज्यादा दखल नहीं देना चाहता था। उसने सीधे सूबाई से कहा, शायद कहीं कोई गड़बड़ी हो गई है। तुम ये किताब ले जाओ, पढ़ लेना, जब मन हो तब वापस कर देना। सूबाई ने कहा, बहुत बढ़िया, कोई डेडलाइन नहीं है। थैंक यू सर बाय। लेकिन जैसे ही सूबाई लाइब्रेरी से बाहर निकला, लाइब्रेरियन ने फोन उठाकर कहा, प्रिंसिपल सर, जो किताब आपने शेल्फ पर रखवाई थी वो उसे ले गया है। प्रिंसिपल को यकीन नहीं हुआ कि वो सच में वो किताब खोल पाया। लेकिन लाइब्रेरियन ने उन्हें आश्वस्त किया, जी हाँ, मैंने खुद देखा। फोन रखने के बाद प्रिंसिपल काफी देर तक स्थिर खड़े रहे। फिर बोले, लुओ फान, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, वो 100 साल बाद आखिरकार आ गया। अगर तुम अपनी कब्र के नीचे हो तो शायद बहुत खुश होगे। 2 हफ्ते बाद ही इंटर कॉलेज लीग का मैच शुरू हो गया। ये लीग ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल 5 जोन में होती है। हर जोन से 2 टीमें फाइनल में पहुंचती हैं। जियांगजो प्रांत के 8 कॉलेजों की टीमें जियांगजो वूदा में इकट्ठा होकर मुकाबला करेंगी। न्यूज रिपोर्ट्स के अलावा कई स्ट्रीमर्स भी इसका फायदा उठा रहे थे। कोई बोल रहा था, दोस्तों, इस साल की लीग के टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारे लिए पूरा मैच लाइव स्ट्रीम करूंगा, थोड़े से गिफ्ट्स भेज देना। वहीं कॉलेजों के बीच भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। कोई बोल रहा था, लॉन्ग यिंग वूदा यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ये तो बस अपनी हार मिटाने आए हैं। तो कोई बोल रहा था, किसकी हार मिटाने आए हैं? ये देखना अभी बाकी है। फू चुआन के कचरे। स्टेडियम के अंदर एक बहुत बड़ा अखाड़ा बनाया गया था, जो लगभग पूरी तरह भरा हुआ था। जियांगजो वूदा में प्रोफेसर लियाओ पूछ रहे थे, सब आ गए हैं? तो एक टीम मेंबर ने कहा, सूबाई को छोड़कर सब आ गए हैं। दूसरे ने कहा, वो हमारे कैप्टन है ना, कहीं पीछे हटने वाला तो नहीं? ये कहते ही एक आवाज आई, मैं पीछे हटने वाला कैसे हो सकता हूँ? देखो मैं आ गया हूँ। सूबाई का चेहरा देखकर प्रोफेसर लियाओ मन ही मन हैरान हुए। कुछ दिनों में ही सूबाई की पावर काफी बढ़ गई लगती है। उन्होंने कहा, तुम आ गए तो अच्छा है, मैच शुरू होने वाला है, हमें पहले मैच की स्ट्रेटेजी बनानी है। ये सुनकर सूबाई ने प्रोफेसर लियाओ से कहा, सर चिंता मत करो, मेरे दिमाग में प्लान है। तभी पास के मुख्य मंच पर प्रतियोगिता से पहले स्पीच शुरू हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स प्लीज शांत रहें। 1 महीने पहले तरह तरह के हानिकारक राक्षसों ने बड़ी संख्या में सेना भेजकर सेना की फ्रंट लाइन पर स्ट्रेटेजी को रोक दिया था। फिर छोटी टुकड़ियों ने फ्रंट लाइन को चकमा देकर कई प्रांतों के पिछले सैन्य बेस पर अटैक कर दिया। जिन कॉलेजों के स्टूडेंट्स पर अटैक हुआ, उनमें से लगभग सभी मारे गए। साथियों, ये बदला हम लेंगे या नहीं? ये सुनते ही पूरे स्टेडियम से आवाज आई, बदला चाहिए, हम बदला लेंगे। सब हानिकारक राक्षसों को मार डालो, ह्यूमंस की जीत होगी। हम इंसानों में ये जज्बा है, तभी हम हर चीज से बदला ले सकते हैं, और यही आज की लीग का असली मकसद है। फिर उसने कहा, अब मैं घोषणा करता हूँ कि जियांगजो प्रांत की लीग ऑफिशियली शुरू होती है। ये मुकाबला टीमों के बीच होगा। हर टीम एक
बार में 5 से ज्यादा मेंबर नहीं उतार सकती। हारने वाला अखाड़े से उतर जाएगा, जीतने वाला आगे चुनौती स्वीकार कर सकता है। जिस टीम के मेंबर आखिर में बचे वो टीम जीतेगी। अब रैंडम मैच के लिए लॉटरी निकाली जाती है। पहले रोंग यिंग वुदा और शिन मिंग वुदा के प्लेयर्स उतरेंगे। तभी जियांग झोउ वुदा के प्लेयर्स ने स्क्रीन पर देखा कि उनका मुकाबला किंग युन वुदा से हो रहा है। जब दूसरी टीमें मैच शुरू करने ही वाली थीं, तभी प्रिंसिपल साहब वहां आए और बोले, सुबाई पहले मैच के लिए प्लेयर्स की लिस्ट क्या है? सुबाई ने सीधे कहा, मैं पहले उतरूंगा, बाकी 4 तुम लोग खुद तय कर लेना। ये सुनकर प्रोफेसर लियाओ चौंक गए। सुबाई ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी है। दूसरे प्लेयर्स भी बोले, हमें किंग युन की टीम के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ना। तुम पहले उतरे तो अगर हार गए तो फिर हमारी जियांग झोउ वुदा की शर्मिंदगी होगी। लेकिन सुबाई ने सबको आश्वस्त किया, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। वो प्रिंसिपल जो अब तक साइलेंट थे, उन्होंने सुबाई में बदलाव पहचान लिया था। उन्होंने सोचा कुछ ही दिनों में इसकी पावर इतनी बढ़ गई। सच में ये समझने की स्किल काफी अच्छी है। लेकिन प्रिंसिपल को भले ही पता था कि सुबाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी वो उसके पास गए और बोले, तू ज्यादा नाचना मत, अपने सीनियर्स के लिए भी थोड़ा छोड़ दे, वरना सबको रुला देगा। 1.5 मिनट बाद एक प्लेयर के उछलकर बाहर जाने के साथ ऐलान हुआ कि शिन मिंग वुदा ने जीत हासिल कर ली। प्रोफेसर लियाओ थोड़ा परेशान थे कि शिन मिंग वुदा ने इतनी जल्दी अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया, लेकिन उन्होंने सुबाई को सलाह दी और कहा, अब तुम्हारी बारी है। सुबाई सीधे बड़े कदमों से अखाड़े की ओर बढ़ा और बोला, तुम लोग बस देखते रहो। वैसे भी दूसरे लोग ये देखना चाहते थे कि सुबाई में दम कितना है। सुबाई को अखाड़े में आते देख लिन यान रान ने जोर से चिल्लाकर कहा, सुबाई तुम जीतोगे, चैंपियनशिप तो पक्की करो। जैसे ही सुबाई अखाड़े में चढ़ा, किंग मिंग वुदा का एक लाल बालों वाला लड़का भी ऊपर आ गया। उसने सुबाई को पहचानते हुए कहा, तू वही फर्स्ट ईयर का नया स्टूडेंट है जिसने गोल्ड लेवल के हानिकारक जानवर को मार डाला था ना? सुबाई ने कहा, हाँ वो मैं ही हूँ।